तो गुरु हमारे कानपुर में ना एक कहावत है कि अगर राजनीति डिस्कस की और चाय नहीं हुई तो यार क्या खाक राजनीति डिस्कस किए। नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। तो हमने सोचा यार थोड़ा घर की याद आ रही थी, होम टाउन की याद आ रही थी, दीपावली का मौसम है, याद आ रहा था वो टाइम जब बड़ा एक्साइटमेंट रहता था कि घर जाना है ना। अब तो भाई मतलब सारा शिफ्ट ही हो गया इधर, तो वो मौका अब मिल नहीं पाता। बड़ा बड़ा एक्साइटमेंट रहता था यार घर जाना। और ये मैं ऑनेस्टली बता दूं आपको, मेट्रोपॉलिटन्स की चकाचौंध कभी भी जो आपके कहते हैं ना ओरिजिनल पुराने शहर होते हैं ना, उनकी चमक को छीन ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ा फैक्ट है यार। मेट्रोज में कल मैं बाहर निकला यार, वो वही मॉल्स और वही कहते हैं ना एस्थेटिक वाला माहौल, मजा नहीं आया दोस्त। सो आई रियली मिस दिस टाइम। मतलब ये कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, बिहार, ये सब जहां ये सब बच्चे रहते हैं ना हमारे थोड़े से कम ग्लैमरस शहरों में, तो आपको पता होगा कि त्योहार पता चलता है यार, आपस में बोलचाल होती है, मोहल्ले के अंदर बातचीत होती है, अपने दोस्त होते हैं, बम वम लाने की तैयारी की जा रही होती है, पटाखे लाने की ना, मिठाइयां लाने की तैयारी की जा रही होती है, और मतलब फेस्टिवल पता चलता है कि आपस में घर में लोग आ रहे हैं। तो वो चीज कहते हैं ना मेट्रोपॉलिटन की चकाचौंध में खो जाती है। ये फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है। कल को तुम जो है बढ़िया पैकेज वाली सैलरी पे जाओगे, बढ़िया तुम बिजनेस अपना सेटअप करोगे कहीं पे भी, और ऑनेस्टली बिलीव मी गाइस, अगर आप मेट्रोपॉलिटन शहरों में हैं, मेट्रो सिटीज को आप कहते हैं, मेट्रो वगैरह जहां पे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, तो आप अपने घर को, अपने होम टाउन को दिवाली पे, फेस्टिवल्स पे बहुत मिस करने वाले हैं। ठीक है, मैं सही चीज नहीं बता रहा हूं यार। मतलब यहां पे ऐसा होता है कि मतलब आपको मार्केट जाना है भाई, पीछे की मार्केट जाना है, पता चला कि आप उबर कर रहे हैं, ओला कर रहे हैं। हमारी तरफ बढ़िया था यार, अपना बाहर निकले, ई रिक्शा मिला, बैठ के चले गए, नहीं तो पैदल चले गए दोस्तों के साथ मजे करते हुए, है ना। और बढ़िया लोकल देसी मार्केट लगी हुई है, लोग दिए बेच रहे हैं, अपना पटाखे बिक रहे हैं, मजा आ रहा है। अब कल मैं निकला बाहर तो मतलब पटाखे भी एकदम एस्थेटिक वाले बिक रहे हैं भाई। तो ये एस्थेटिक के चक्कर में ना दुनिया बर्बाद हो रखी है, बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि आज इस चैप्टर का समापन है, तो आज इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, ठीक है दोस्त। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले कह दिया था चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, तो मैंने सोचा थोड़ा कनपुरिया अंदाज में थोड़ा चाय वाय लेकर के बैठते हैं, तब राजनीति पे चर्चा इत्मीनान से होगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों, क्या हाल चाल, नमस्कार, कैसे हो आप सभी। वेरी नाइस, 72 आए भाई 80 में से, वेरी नाइस। हाँ भाई, छठ पूजा भी होता है दोस्तों, छठ पूजा भी होता है, क्या बात है, क्या बात है। गुड इवनिंग गाइस। हाँ गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चे देखो ऐसा है, हम पास के चौराहे पे जा नहीं रहे, तुम सिंचाओ सिंचाओ करके चिढ़ा रहे हो हैं। मतलब वियतनाम चले जाओ, मैं वियतनाम चले, हिमाचल नहीं जा पा रहा हूं यार मैं। कैसी बातें करते हो तुम, मतलब मजे ले लो पूरे जीवन में, है कि नहीं। सर यार क्या है यार, बेटा मैं जा नहीं पा रहा हूं, तुम्हें समझो ऋषिकेश का प्लान किया हुआ है मैंने इतने टाइम से, इतने महीनों से मैं ऋषिकेश नहीं टच कर पा रहा हूं, हिमाचल प्रदेश नहीं जा पा रहा हूं यार। तुम जो कह रहे हो सर जी वियतनाम, थाईलैंड, बैंकॉक, पता नहीं कहां कहां चले जाओ यार। गजब बेटा, हाँ मजे लो, जीवन मजे ले रहा हो, तुम भी मजे ले लो, है कि नहीं। तो सर मजे लेते हैं जाकर के, यहाँ हिमाचल नहीं जाया जा रहा, ऋषिकेश 4 घंटा दूर है, नहीं जाया जा रहा, तो मजे ले रहे हो जीवन के। क्या हाल चाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग। बच्चों ने अपना एग्जाम्स के नंबर बताने लगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, वेरी नाइस यार, वेरी वेरी नाइस। बिहार आ जाओ बेटा, बहुत सपना है मेरा बिहार आना, ठीक है। पीडब्ल्यू तो देखो लाएगा नहीं, ठीक है, सच्चाई यही है कि पीडब्ल्यू वाले तो भैया लाएंगे नहीं, तो किस दिन जो है पर्सनल टिकट करा करके कोई दोस्त दोस्त होगा तो उसके साथ जो है बिहार आ जाऊंगा, ठीक है। तो बिहार जब आऊंगा बता दूंगा भैया बिहार बिहार आए हैं, तो बताना क्या है, एकदम बढ़िया घूमने का जो है कहता प्लेसेस, ठीक है। तो बिहार में दोस्त हैं, दोस्त तो हैं, देखो पटना वटना में दोस्त हैं। इनफैक्ट मैं जिनके घर में रहता हूँ ना, मतलब जिनका घर है, जो मेरे मकान मालिक हैं, वो भी बिहार के ही हैं। वो बात अलग है, वो यहीं सेटल हो गए, बट ही हैज रूट्स फ्रॉम बिहार, ठीक है। चलिए, सरकारी आदमी भाई, बिहार का मैक्सिमम आदमी आप देखो सरकारी जॉब में ज्यादा दिखता है, वो थोड़ा सा है यार बिहार के अंदर, वो फ्लेवर है एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स का, है ना। चलो, सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बेटा करने वाले हैं चैलेंजेस और रिफॉर्म्स, कि भैया क्या समस्याएं जो है पॉलिटिकल पार्टी झेलती है यहाँ पे, और इसको बदला कैसे जा सकता है, रिफॉर्म्स कैसे किए जा सकते हैं। दोस्तों जब आप राजनीतिक दलों की बात करते हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, आप दुनिया भर में पॉलिटिकल पार्टीज को देख लीजिए, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको आप ईमानदार बता सको, ये सच्चाई है। वर्ल्ड में आप किसी भी देश में चले जाइए, यू कैन नॉट से कि दिस पॉलिटिकल पार्टी इज 100% ऑनेस्ट, 100% जेन्युइन, करप्शन फ्री, आप कही नहीं सकते। तो वही तो चैलेंजेस है ना दोस्तों, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करो तो यही तो उसके सामने चैलेंजेस हैं, एकदम ईमानदार, सशक्त और बढ़िया बनना, है कि नहीं। और वर्ल्ड में पॉलिटिकल पार्टीज इन चैलेंजेस को फेस करती हैं, इनको बदला कैसे जा सकता है, इनके रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं, यही हम आज पढ़ने वाले हमारे आज के चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। चलिए, तो इसी बात पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। भैया डॉगेश भैया हमारे आ चुके हैं, कह रहे हैं दोस्तों दिवाली आने वाली है और फोड़ूंगा मैं बम, पढ़ाई करूंगा कम। तो तुम्हारी भी जो टैगलाइन है कुछ ऐसे ही दिख रही है मुझको, है ना।
जैसे डोगेश भैया हमारे जो है कह रहे हैं कि दोस्तों दिवाली आने वाली है, फोड़ूंगा मैं बम और पढ़ाई करूंगा कम, तो तुम भी बिल्कुल यही करने वाले हो, है कि नहीं? ज्यादा बम फोड़ेंगे सर, पढ़ाई कम करेंगे, उसके बाद जब आएंगे तो भैया बैकलॉग बन जाएगा, फिर कहेंगे सर बैकलॉग कैसे क्लियर करें, सर कोई बैच ले आओ सर बैकलॉग क्लियर करने का, फिर वो बैच में तुम खरीद लोगे उस बैच को, फिर उस बैच का बैकलॉग बन जाएगा। तो ये चलता रहता है तुम्हारे जीवन में, है ना, जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं आ जाता। चलो फिलहाल तो दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज, इस चेहरे को अब तक तो आप पहचान चुके होंगे, राजनीतिक दलों के बारे में हमने बात किया था, और आपको याद होगा कि हमने कई सारी स्टेट पार्टीज को भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। हमने 6 नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ा था, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम और नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो हमने 6 बड़ी नेशनल पार्टीज के बारे में स्टडी किया था कि क्या उनकी आइडियोलॉजी, क्या उनकी फिलॉसफी है, और ये देखा था इसके अलावा जितनी पार्टीज है जिनका एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ज्यादा बढ़िया इंफ्लुएंस चलता है, उन्हें हम रीजनल पार्टीज का दर्जा देते हैं। और हमारे पूरे भारत के अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं। तो आज का पहला सवाल इसी क्वेश्चन से है कि कौन सी इसमें से रीजनल पार्टी है बिहार की। तो भैया अभी तो चुनाव का माहौल बहुत गर्म चल रहा है बिहार के अंदर, तो फटाफट से बताइए कि इनमें बिहार की रीजनल पार्टी दोस्तों कौन सी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट से आंसर करेंगे। बिकॉज पहला ही क्वेश्चन बेटा तुम चैट से चोरी कर सकते हो, उसके बाद एक भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चैट चोर का टप्पा हूं, तो जो यहां पे चैट से चोरी करने के चक्कर में घूम रहा है बेटा, तुम पहला ही क्वेश्चन चैट से चोरी कर पाओगे, इसके अलावा नहीं कर पाओगे। समझे? बात समझ में आई? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आय हाय, बहुत बुरी है भाई ये तो, याक, सॉरी गाइस, ना हो पाएगा हमसे, बहुत बुरी है। चाय का दूध ही खराब है यार, चाय के दूध में चीज का फ्लेवर आ रहा है भाई साहब। यार ऑफिस की चाय गाइस, ऑफिस की चाय, इसमें चीज का फ्लेवर आ रहा है भाई चाय की जगह, देख पा रहे हो तुम, मतलब टेक्नोलॉजियां गाइस। तो हमारे यहाँ मशीन लगी हुई है, उसमें से मैंने एक्सपेक्टेड था कि शायद चाय वाय निकलेगी, मैंने ली भी है ना, और भाई साहब छोड़ो गाइस, चीज का फ्लेवर आ रहा है इससे। ठीक है, मैं बिल्कुल वेस्ट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं इसमें से चीज का फ्लेवर आ रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने चाय के दूध में चीज डाल दी हो भाई। ठीक है, तो खतरनाक है दोस्त, जो भी हो। फिलहाल करेक्ट आंसर इज राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, देखिए बीजेपी इज अ नेशनल पार्टी, हमने रीजनल की बात की थी। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी अपना नीचे साइड चलती है साउथ में। ठीक है, शिरोमणि अकाली दल पंजाब में आपका चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या बचा आपके पास? राष्ट्रीय जनता दल। क्या बचा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राष्ट्रीय जनता दल। लगभग 82% बच्चों ने सही कॉपी किया भाई आंसर को, वेरी नाइस सर। अनिरुद्ध, आर्यन, अभिनव, सौरभ, अधिराज, प्रिंस पोसवाल, क्या बात है, आशीर्वाद, फ्री फायर प्लेयर, स्वाधीन एंड सादगी एंड सौर्य, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक आप आंसर करते हुए। ठीक है, चलिए, तो भाई ये वो हमारा क्या है बच्चे, प्रॉपर सा चार्ट है जिसके थ्रू हमने पढ़ा था रीजनल पार्टीज को। तो देखो बिहार के अंदर क्लियर दिया हुआ है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति और जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, तो ये मेजर रीजनल पार्टी हैं दोस्तों। तेलुगु देशम पार्टी आपको नीचे सदन साइड पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो दैट इज तेलुगु देशम, राइट। और बाकी शिरोमणि अकाली दल आपको मिल जाता है पंजाब वाले साइड पे। तो भाई एज पर एनसीईआरटी आपका ये प्रॉपर मैप दिया हुआ है, इस मैप में गलती है, गलती ये है कि एनसीईआरटी वालों ने यहाँ पे इसको डिमार्केट नहीं किया हुआ है, जो कि करना जरूरी है, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी, है ना। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, इधर वाला पार्ट जेएनके, इधर वाला पार्ट लद्दाख है। तो ये एनसीईआरटी वाले करना भूल गए अपने लेटेस्ट एडिशन में भी। ठीक है, चलिए, तो ये मैप सही होना चाहिए था वहां पे, बट अगेन एनसीईआरटी इज एनसीईआरटी गाइस। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों बात करते हैं चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज की। मुंह खराब हो गया, पानी पी लेता हूं एक बार। ठीक है, तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज दुनिया भर में कई प्रकार के चैलेंजेस को या चुनौतियों को यहां पे फेस करती हैं। अब सवाल उठता है कि इन चुनौतियों या चैलेंजेस को यहां पे रिफॉर्म कैसे किया जाए, ब्रेक कैसे किया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, पलक को हेलो बोल रहे हो, मेरे को नहीं बोलोगे तुम्हें, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है भाई। लड़का पलक को जो है वो हेलो बोल रहा है ना, सर को हेलो नहीं बोलोगे तुम, है ना। लड़के हैं, हमको काहे हेलो बोलोगे तुम, है कि नहीं। पलक को बेटा हेलो और मेरे को तुम, मतलब क्या है यार, मतलब सही है गलत है भाई ये चीज। चलो फिलहाल ओके, तो आपके चैट्स को देखो थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं, ताकि आप बच्चे यहाँ पे थोड़ी पढ़ाई कर पाए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन फ्री जो है आप स्टडी यहाँ पे कर पाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, जिज्ञासा कह रही है सर चाय बेटा बहुत खराब थी, चीज का फ्लेवर था इसमें। ठीक है चलो, तो दोस्तों लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट चैलेंज, सबसे बेहतरीन, सबसे पहला चैलेंज। अब देखो क्या है, आजकल एआई वाला ट्रेंड चल रहा है कि भाई चैप्टर भी एआई से बनवा लिया, है कि नहीं। एआई भूल गया कि चैप्टर में इंक्लूड क्या क्या करना था। अब देखा भी नहीं कि यार वेरीफाई कर ले कम से कम कि एआई ने जो बनाया है वो सही भी है कि गलत है। तो ना सोचा जब एआई का ट्रेंड चल ही रहा है तो आओ यार एक पिक्चर एआई से बनवा के दिखाते हैं। मैंने से 3-4 पिक्चरें बनवाई, चौथी वाली गलत कर दिया है।
चौथी वाली में उसमें स्पेलिंग ही गलत कर दी, ठीक है। तो मैंने कहा भैया एआई वाला जो है थोड़ा मामला ठंडा है, तो बेटर है यार एआई से आप जो भी बनवाइए, जो भी आप काम करवाइए, लेकिन उसे वेरीफाई जरूर करिए, उसे चेक जरूर करिए कि एआई ने ठीक किया है कि नहीं किया। तो हम एआई को बोले भैया एक पोस्टर वोस्टर बनाओ बढ़िया सा गजब लेवल का, ठीक है। इसमें पहले चैलेंज का टाइटल लिखो कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसने कहा ठीक है भाई। तो दमदार पोस्टर आप देख रहे हो ना, एकदम एआई ने बना के दिया हुआ है, जबरदस्त वाला, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे होगे कि पहला पहला चैलेंज है। तो पहला चैलेंज दोस्तों क्या है? पहला चैलेंज है पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी का ना होना। आप सोचो अपने आप में कितनी मजाक की बात है कि आप डेमोक्रेटिक चुनाव लड़ रहे हो दोस्तों, आप देश में डेमोक्रेटिक सरकार चला रहे हो, लेकिन आपकी खुद की पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी मिसिंग है। तो यही हमारे चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज है दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो समझते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या होता है और क्या ये चैलेंज होता है। तो देखिए नंबर वन, जित दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाइए, पॉलिटिकल पार्टीज में एक टेंडेंसी होती है कि जो पावर है ना आपकी, वो कुछ ही नेताओं के हाथ में होती है। देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन या फ्यू लीडर्स एट द टॉप। आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लो, जो मेजर पार्टी की पावर होती है कुछ नेताओं के हाथ में होती है। दूसरी बात, पार्टीज अपना मेंबरशिप रजिस्टर मेंटेन नहीं करते कि कौन कौन उनका मेंबर बन गया है, रजिस्टर मेंटेन नहीं करते। साथ ही साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंगें नहीं करते कि भाई सबको संगठन के लोगों को बुला लिया जाए और बुला के मिल के डिस्कशंस किए जाएं, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखोगे कई बार इंटरनल इलेक्शंस भी यहां पे नहीं करवाए जाते कि पार्टी के अंदर अलग अलग पोजीशंस पे लोगों को फेयर चांस मिले, यहां पे मौका मिले यहां पे आने का। तो उसके लिए जरूरी है कि इंटरनल इलेक्शंस होने चाहिए, बट पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? इंटरनल इलेक्शंस करवाती ही नहीं है। सो एज अ रिजल्ट आप देखोगे जो ऑर्डिनरी बंदा है ना पार्टी का, उसको पता ही नहीं चलता कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, कि पार्टी में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो कैसे लिया जा रहा है। तो एक आम कार्यकर्ता, एक आम बंदा, एक ऑर्डिनरी मेंबर को कभी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि पार्टी के अंदर क्या गोज ऑन, क्या चलता है, ठीक है। साथ ही साथ इनके पास कनेक्शंस भी नहीं होते जिससे कि ये डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाए। तो मेजर आपने देखा होगा पार्टी के जितने भी डिसीजंस होते हैं पार्टी के टॉप नेता लेते हैं। एक आम बंदा, पार्टी का आम मेंबर के पास पावर नहीं होती कि वो उन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाए। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है दोस्तों कि लीडर्स के पास ज्यादा पावर होती है डिसीजंस लेने के लिए इन द नेम ऑफ पार्टी। आप कोई भी पार्टी उठा के देख लीजिए, उस पार्टी के जो मेन नेता है, मेन लीडर्स हैं, वही सारे डिसीजंस लेंगे। एक आम बंदा अगर चाहे उस डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनना तो कभी नहीं बन पाता। रीजन, बिकॉज ये लोग इंटरनल डेमोक्रेसी को मेंटेन नहीं करते, ठीक है। कैसे हमें पता चलता है ये बात? हमें पता चलता है इन कुछ रीजन से कि पहली बात तो देखिए कि जो पावर है वो कुछ ही नेताओं के हाथ में रहती है पार्टी के अंदर। दूसरी बात, कोई प्रॉपर मेंबरशिप रजिस्टर नहीं होता, इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते, साथ ही साथ कोई मीटिंग्स नहीं होती। तो आम आदमी के लिए, एक आम वर्कर के लिए, एक आम मेंबर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पार्टी के डिसीजंस को जानना और साथ ही साथ इंफ्लुएंस करना। दैट इज वाई आप देखोगे मेजर डिसीजंस कौन लेता है दोस्तों? हमारे पार्टी के नेता, ठीक है, जो बड़े वाले होते हैं। अब क्योंकि यहां पे कुछ ही लीडर्स के पास सुप्रीम पावर है पार्टी में, सो एज ए रिजल्ट जो लोग डिसएग्री करते हैं ना यार लीडरशिप के साथ, तो उनको पार्टी से निकालने की हमेशा आप देखोगे धमकी मिलती है। बहुत ही सिंपल है। अगर मान लो कल को मैं कोई पार्टी बनाता हूं, उड़ान जनशक्ति पार्टी, ठीक है, तो अगर हमारे जो स्टार्टिंग फाउंडिंग मेंबर्स है, जैसे मैं हो गया, आप में से कुछ बच्चे हो गए, तो हमारे अगर डिसीजंस को कोई जो है डिसएग्री कर रहा है, हमारे डिसीजंस को कोई आवाज उठा रहा है, तो हो सकता है उसको हम पार्टी से बाहर निकाल दें। ये मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। अगर कोई बेसिक आदमी जो है, एक नॉर्मल मेंबर पार्टी की लीडरशिप पे सवाल उठाता है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, तो क्या देखा जाता है अक्सर कि उस इंसान को पार्टी से ही निकाल दिया जाता है, ठीक है। एंड यहां पे अगर आप देख पाओगे तो क्या हो रहा है कि पार्टी के प्रति लॉयल्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल लॉयल्टी टुवर्ड्स द लीडर्स, एंड जो कि कहीं से भी डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेसी होती तो क्या होता? यहां पे आप पार्टी के लिए ज्यादा सोचते, पार्टी के प्रति जिम्मेदार होते, राइट। बट यहां पे क्या हो जा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेमोक्रेसी कि लोग जो है वो पार्टी की तरफ कम लॉयल है, पार्टी के जो मेन नेता है उनकी तरफ ज्यादा लॉयल है। एंड दैट इज द चैलेंज ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई पहला चैलेंज हमारा, जहां पे पार्टीज के अंदर आपको इंटरनल डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती। इसीलिए आपके पास आ जाता है दोस्तों यहां पे नंबर वन आपका दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन, कि इसमें से कौन सा चैलेंज है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग फेस करती हैं, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी सिंपल, ध्यान से देख करके आंसर करना, ठीक है, ध्यान से देख करके आंसर करना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का समय है, फटाफट से आंसर करेंगे आप। चलो बच्चों जल्दी से। कर लिया क्वेश्चन?
कर लिया बालक क्वेश्चन? बहुत आसान सवाल है, तुम कंफ्यूज हो गए दोस्तों एक ऑप्शन में, बट तुम्हें एकदम सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन की तरफ जाना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, माफिया मुंडीर मैनो कहती माफिया। ठीक है, कर लिया क्वेश्चन, कर लिया सवाल, क्या बात है दोस्तों, कर लिया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। माफिया मुंडीर मैनो कहती माफिया, कर लिया क्वेश्चन दोस्त, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन फ्यू लीडर्स। ठीक है, कुछ लोगों के हाथ में पावर का कंसंट्रेशन। अब तुम्हारे मन में ऑप्शन बी भी चल रहा होगा, लेकिन ऑप्शन बी इज नॉट द आंसर। ये लिखा हुआ है रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस, अगर यहां लिखा होता था नॉट रेगुलर, नॉट लग जाता या डू नॉट कंडक्ट रेगुलर लग जाता तो फिर ये हो सकता था। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नहीं हो सकता। डन। तो करेक्ट आंसर है कि कुछ ही नेताओं के हाथ में जो है पावर कंसंट्रेटेड रहती है। ये क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जो कि लगभग 75% बच्चों ने क्वेश्चन सही किया, दैट्स कूल। आशीर्वाद, जफर, फ्री फायर प्लेयर, अनंत, अनुष्का, जैद, अधिराज, अच्छा आईएनसी के नाम से कोई आ गया भाई, अभिनव, सादगी एंड सौर्य। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा बच्चों पहला पहला पॉइंट। अच्छा, अब जो दूसरा आपका चैलेंज है, दैट इज चैलेंज ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है ये। इनफैक्ट आप कह सकते हैं दोस्तों कि पहले वाले से ही कनेक्टेड है, पहले वाले से ही जुड़ा हुआ है। अब इसका हम ना एक डायरेक्ट एग्जांपल ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मैं गलत नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये जो वर्ल्ड ने, अपनी दुनिया ने देखा है, अपने देश ने देखा है, वही बता रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस कुड हैव परफॉर्म्ड मच बेटर। मैंने कहा ना, राजनीति पे चर्चा है तो खुले दिमाग से होनी चाहिए। भारतीय नेशनल कांग्रेस में बहुत बढ़िया नेता भी है, जैसे फॉर एग्जांपल शशि थरूर, आपने देखा होगा, मतलब ही इज डन गुड इन पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके अलावा सचिन पायलट, ठीक है, सिंधिया जी थे पहले, सिंधिया आपने देखा बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो डेफिनेट सी बात है ना कि कहीं ना कहीं इंटरनल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है विद द परिवार पॉलिटिक्स। ठीक है, परिवारवाद जिसे कहा जाता है। परिवारवाद जहां पे भी होगा, चाहे कंपनी के अंदर हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, एक ना एक दिन बेटा अंदर से खा जाएगा। और कांग्रेस इतनी वीक आपको क्यों दिखाई देती है आज के जमाने में? द रीजन इज परिवारवाद। कि आपके जो जेन्युइन टैलेंट्स थे, आपके जो अच्छे टैलेंट्स थे, शशि थरूर जी हैं, ठीक है, आपके सचिन पायलट जी हैं, आपके ये सिंधिया जी जिन्होंने पार्टी बदल लिया अभी, ठीक है, ये जो आपके टैलेंट्स थे इनको आप कभी वैल्यू ही नहीं कर रहे हो। आप सिंपल एक गांधी फैमिली को डोमिनेट कर रहे हो यहां पे। ठीक है, गांधी फैमिली डोमिनेटिंग देयर, राइट, कि परिवार था गांधी जी के पहले, मतलब अब नो डाउट कि कांग्रेस के फॉर्मेशन में गांधी जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे, ये भी सच्चाई है। 1885 में जब कांग्रेस बनी थी, महात्मा गांधी वाज नॉट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आफ्टर इंडिपेंडेंस की पॉलिटिक्स आपको ज्यादा दिखती है। बट कुल मिला के कहानी यही है कि जो गांधी वाला टैग है वो आपको ज्यादा दिखता है कांग्रेस के अंदर। ठीक है, कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पहले आप देखोगे राजीव गांधी वगैरह थे, और उनसे पहले और भी लोग थे। सो ये जो पॉलिटिक्स अपनी परिवार वाली चली आ रही है ना, कि हमारे परिवार का बंदा ही टॉप पोजीशन होल्ड करेगा, दिस इज एक्चुअली हार्मिंग द पॉलिटिकल पार्टी। ये आपके पॉलिटिकल पार्टी को खराब भी कर सकता है कई बार। तो ये जो चैलेंज है हमारा, चैलेंज ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन, इसमें भी देखो एआई ने गलती कर दिया। एआई का स्पेलिंग गलत है दोस्तों, है ना, एआई का स्पेलिंग गलत है। करेक्ट आंसर, करेक्ट स्पेलिंग इज डायनेस्टिक। तो इसीलिए कहते हैं एआई वाली चीजों को वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए, है ना। सो चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। अब देखो, अगर आप देख पा रहे होगे तो डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है कि परिवार के लोगों का फुल कैप्चर होना, कि पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी टॉप पोजीशंस हैं सब पे क्या है, परिवार, एक पर्टिकुलर फैमिली के लोगों ने कब्जा कर रखा हुआ है। ठीक है, कि उनके अलावा कोई बन ही नहीं पाता पार्टी का चीफ। हो सकता है थोड़ा बहुत वो मतलब दिखाने के लिए मीडिया को, देश को आपस में इलेक्शन करवा लें, बट एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि वही परिवार के लोग जो है फैमिली के चीफ बन जाते हैं, मतलब पार्टी के चीफ बन जाते हैं। एंड दैट नॉट ओनली इफेक्ट्स पॉलिटिक्स गाइस, ये आपकी खुद की पार्टी को भी इफेक्ट करती है। और ये बात अगर हम एक नॉर्मल पॉलिटिशियन के वे में सोचें, अगर हम एक खुले दिमाग से इस चीज को एनालाइज करें, तो समझ में आएगा कि अगर आज मुझे एडवाइस करना हो कांग्रेस को, तो मैं सबसे पहला एडवाइस ये दूंगा कि पहले तो आप ये डायनेस्टिक सक्सेशन के चैलेंज को ओवरकम करिए। आपके पार्टी को रीऑर्गेनाइज होने का बहुत जरूरत है। बिकॉज देखो, देश की जनता उसे सपोर्ट करती है जिसमें वो ट्रस्ट कर पाती है। सिंपल लॉजिक है कि नहीं। अगर आपको याद होगा जर्मनी में हिटलर वायरल क्यों था? हिटलर वायरल होने का रीजन था कि भाई देश की जनता उसके बहुत हाई सपोर्ट में थी, वो उतना इन्फ्लुएंस कर पा रहा था लोगों को, वो विश्वास या वो कॉन्फिडेंस जनरेट कर पा रहा था। और करंट सिनेरियो अगर आप देखोगे तो भाई वहां पे तो हालत खराब है दोस्त। अब ऐसा मत सोचना कि सर आप कांग्रेस विरोधी हो, सर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं एक ऐसा पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट या एक ऐसा पॉलिटिकल साइंस जो आपको पढ़ा रहे हैं, मैं उस नजरिए से आपको समझा रहा हूं कि देखिए ये एक हानिकारक चीज भी हो सकती है, सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए नहीं, बट अगेन आपकी खुद की पार्टी के लिए, जो सबको दिखता है यहाँ पे, है ना। और अगर आप देखोगे तो क्योंकि मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर
फॉलो नहीं करती यहां पे अपने टॉप पोजीशंस के लिए, तो बहुत ही मुश्किल है किसी आम आदमी का पार्टी के टॉप तक पहुंचना। तो अगर आप देखोगे एनसीईआरटी भी यही कहती है कि जो ये सेकंड चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन का, ये पहले वाले से ही जुड़ा हुआ है कि कुछ ही लोगों के हाथ में सुपर पावर है, ठीक है। और दैट इज वाई एक आम पार्टी वर्कर जो है कभी भी पार्टी के टॉप तक, मतलब टॉप पोजीशन तक जा ही नहीं सकता। हो सकता है ग्राउंड लेवल पे, लेट्स से कर्नाटका में जो है एक एक्स पार्टी थी, उसके ग्राउंड लेवल के वर्कर ने वहां पार्टी को जिताने के लिए बहुत काम किया, लोग बड़ा उसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो किसी सर्टेन फैमिली से नहीं था, सर्टेन पावर में नहीं था, तो उसे कभी आगे आने का मौका ही नहीं मिला। एंड ये अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टैलेंट्स को किल कर देता है दोस्तों, है ना। चलिए, तो जो लीडर्स होते हैं पोजीशन में, वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठाते हैं। वो क्या करते हैं, ज्यादातर अपने परिवार के लोगों को या जो उनके दोस्त वगैरह हैं उनको यहां पे टॉप पोजीशन देते हैं, या फिर चुनाव में खड़ा होना होता है तो उनको डायरेक्टली पार्टी का टिकट दे दिया जाता है, विदाउट इवन सीइंग कि यार ये बंदा परफॉर्म कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा। अब तुम खुद सोचो, तुमने एक पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ठीक है। अब तुम्हारे रिश्तेदार आ गए, तुम्हारे दोस्त आ गए, भाई 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 हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या हो गया, तुम मना नहीं कर पा रहे हो उनको, और इस चक्कर में तुम्हारे पार्टी का जो एक्चुअली टैलेंटेड बंदा था, जिसको लोग जानते थे, तुमने उसे पार्टी का टिकट ही नहीं दिया। अब क्या हुए दोस्त, चुनाव हुए तो चुनाव तुम हार गए, क्यों, तुम्हारे सगी संबंधी को यार लोग थोड़ी जानते हैं, तुम्हारी रिश्तेदारी को लोग थोड़ी समझ रहे हैं। लोग का तो सिंपल है, अगर तुम काम करते हो, तुम उनसे कनेक्टेड हो, तभी वो तुमको वोट देंगे। फिर तुम रोने लगे कि हमको वोट नहीं मिला, हमको वोट नहीं मिला, तो कहां से मिलेगा भाई वोट। अगर आप अपनी पार्टी में अपनी पोजीशन का फायदा उठा के अपने सगे संबंधी को वोट दोगे, ठीक है, सिंपल है दैट, कि भाई ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, इसको मैं चुनाव में लड़वा रहा हूं, इसको मैं पार्टी में हाई पोजीशन दूंगा, तो फिर आपके रिजल्ट्स भी दोस्तों वैसे ही आएंगे, अनटिल एंड अनलेस आपकी पार्टी में कोई बहुत ही स्ट्रांग फेस हो, ठीक है, जिसके नाम पे वोट मिल जाए, फिर तो वाला हाल हो जाएगा, अरे किसी को भी खड़ा कर दो जीत जाएगा। तो ये पार्टी का भी अपना होता है कि पार्टी इतना स्ट्रांग बेस बना ले अपना कि किसी को खड़ा कर दो जीत जाए। बट मोस्टली अगर आप देखोगे बहुत ही ज्यादा अनडेमोक्रेटिक है। ये क्या हो रहा है कि लोग जो लीडर्स हैं पोजीशन में, वो अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हैं अपनी पोजीशन का, और जो उनके सगे संबंधी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको यहां क्या किया जा रहा है, टॉप पोजीशन दे दी जा रही है। और इससे क्या होता है, जो बाकी मेंबर्स है पार्टी की, जो एक्चुअली मेहनत करते हैं यार, उनके साथ तो अनफेयर हो जाता है दोस्तों। इनफैक्ट ये डेमोक्रेसी के लिए भी बैड है, क्योंकि जिन लोगों के पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस ही नहीं है भाई, ना लोगों का सपोर्ट है, पॉपुलर सपोर्ट, ना पीपल का सपोर्ट है, ना ही पीपल सपोर्ट है, ऐसे लोगों को क्या हो रहा है, यहां पे मौका मिल जा रहा है पावर में आने का। अब सोचो, जिस आदमी को क्रिकेट का सी नहीं आता है ना, उसे तुम क्रिकेट का अध्यक्ष बना दो, है जबरदस्त पोजीशन वहां पे दे दो, और फिर कहो कि यार बहुत बढ़िया मैनेज कर रहा है आदमी, तो फिर ये थोड़ा सा गड़बड़ है मामला, है ना। अगर मुझे मान लो बैडमिंटन खेलना नहीं आता और मैं प्लेयर डिसाइड करने लग जाऊं कि ये प्लेयर बैडमिंटन खेलेगा, हाउ रॉन्ग इज दैट गाइस, कितना गलत है कि नहीं है भाई। तो ये सब चीजें होती हैं, आप पावर में होते हो, आप अपने लोगों को सेट करना चाहते हो, मेरा लड़का, मेरा बिटिया जो है, मेरे रिश्तेदार सेट हो जाए, और ये आज के जमाने से नहीं, पुराने जमाने चला आ रहा है। आपको एग्जांपल देता हूं नेपोलियन का। नेपोलियन जब युद्ध लड़ा करता था, नेपोलियन जब फाइट करता था और इलाके जीतता था, वो क्या करता था, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को वहां पे राजा बना देता था, ठीक है, जिससे क्या होता था कि उसके हाथ में कंट्रोल रहता था, प्लस उसके रिलेटिव्स को प्लेसमेंट मिल जाती थी आराम से। तो ये आज का नहीं, ये पुराने जमाने का खेल चलता आ रहा है। पुराने जो राजा महाराजा होते थे क्या करते थे, अपने लड़कों को राजा बना देते थे, उनके सगी संबंधी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे आ जाते थे। सो हैज एनीथिंग एक्चुअली चेंज? नहीं यार, ब्रांडिंग चेंज हो गई है, ठीक है। पहले सीधा खुला होता था, है ना, सादा राजा जो था खुला बोल के परिवारवाद करता कि मेरा ही लड़का राजा बनेगा, इसके दो सगे संबंधी बन जाएंगे हमारे बाकी ऑफिशियल्स। अब क्या होता है, थोड़ा हिडन वे में हो जाता है वो चीज। तो हमने क्या देखा, दिस एक्चुअली इज वेरी वेरी बैड। वाई? बिकॉज जो आपके रियल बंदे हैं, जो आपके रियल पावरफुल लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको आप यहां मौका ही नहीं दे रहे हो पावर में आने का। और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लोगों का सपोर्ट नहीं है, वो भैया मस्त पावर में आ जा रहे हैं। सो अगर आप देखोगे, ये पूरे दुनिया में आपको देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग सम ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज। हम सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, दुनिया में आप कहीं भी चले आइए, किसी वर्ल्ड में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप देख लीजिए, ये चैलेंज आपको वहां देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू ओवरकम, जिसे हमें यहां पे ओवरकम करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब इसी बात पे आपके लिए एक और 30 सेकंड्स का क्वेश्चन आता हुआ कि डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है। पावर पार्टी वर्कर्स को दे देना, पावर जो है फैमिली के साथ रहती है क्रॉस जनरेशन, इंटरनल इलेक्शंस रेगुलर होते हैं, लीडर्स को सिटीजंस अपॉइंट करते हैं। 4 ऑप्शन है, फटाफट से बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, फिर हम चलेंगे हमारे थर्ड चैलेंज के ऊपर, ठीक है। तो हर चैलेंज के साथ एक सवाल है आपके लिए, ताकि आप रिकॉल कर पाओ कि भाई आपने क्या पढ़ा। तो बेटा अभी तक हमने 2 चैलेंजेस पढ़े, पहला तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा हमने पढ़ा लैक ऑफ दैट इज डायनेस्टिक सक्सेशन।
तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर आ गया कि कोई भी चीज प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, नो प्रॉपर इलेक्शंस, और पावर इन द हैंड्स ऑफ ओनली फ्यू पीपल, कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होना। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब एक ही परिवार का डोमिनेट करना पॉलिटिक्स के अंदर, और जो टॉप पार्टी पोजीशंस पे लोग हैं उनका अपनी पावर को मिसयूज करना, ठीक है, अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को बेनिफिट पहुंचाना, उन्हें टॉप पोजीशंस देना, चुनाव में मौका देना। सो दैट इज ऑल इट इज। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या है? डायनेस्टिक सक्सेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज मींस डिंग 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 डिंग। चलो फटाफट से, क्या बात है, जल्दी बताओ, आंसर बताओ, फटाफट से बताओ भैया। चाय तो चीज निकल गई दोस्तों, चाय निकल गई, चीज। ओके, करेक्ट आंसर इज पावर रिमेनिंग विद वन फैमिली अक्रॉस जनरेशंस। एक ही फैमिली जो है डोमिनेट करके जो है राजनीति को बैठी हुई है, ठीक है, अपनी पार्टी में। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। लगभग 88% बच्चों ने आंसर किया है। दैट मींस बालक थोड़े सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, अच्छा लगा मेरे को। क्या बात है, कुणाल भोजपुरी स्टार, बहुत बढ़िया है ना। लगावे लू जब, क्या बात है, पेन में इंकवा। सुयश कह रहा है वीडियो कॉल कर लूंगा बेटा तेरे को, वीडियो कॉल है ना, मैं जिस दिन करूंगा उस दिन जरूर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चल अब आ जाते हैं बहुत ही क्विकली हमारे तीसरे चैलेंज पे भैया। तो तीसरा चैलेंज क्या कहलाता है? हमारा तीसरा चैलेंज कहलाता है द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स। इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है। रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स। एक समाजवादी पार्टी से एक बड़े, मतलब एक बार क्या हुआ, बड़ा हल्ला हुआ, ठीक है। तो समाजवादी पार्टी आपको पता है मुलायम सिंह जी की है, उसमें अखिलेश यादव बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे। तो क्या हुआ कि एक बार हल्ला हो गया कि एक क्रिमिनल थे, गैंगस्टर है ना, तो उनको क्या किया, पार्टी का टिकट दे दिया गया। अब इस पे भाई अखिलेश भैया बड़े नाराज हो गए कि कैसे कर दिया आपने। तो हम लोग कानपुर में थे उस टाइम, उनकी रैली देखी थी यार हमने, और मतलब आप मानोगे नहीं, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ था कि बीच में एक बड़ी सी हमर चल रही थी। हमर गाड़ी सर्च करना, बहुत बड़ी गाड़ी आती है, काले कलर की हमर थी, ओपन है, उसमें जो है हमारे ये साहब बैठे थे जिनको टिकट दिया गया था, ठीक है। और उनके आगे और पीछे ना करीब 100 व्हाइट फॉर्च्यूनर थी, व्हाइट फॉर्च्यूनर 100, ठीक है। तो मतलब पूरा कानपुर लखनऊ हाईवे ब्लॉक कर दिया था, और ये पूरा मतलब गजब लेवल का रैली जा रहा था, पूरा कानपुर लखनऊ हाईवे ब्लैक था, ब्लैक कलर की हमर, 50 गाड़ी आगे, 50 फॉर्च्यूनर पीछे, व्हाइट कलर का। तो मतलब पावर का प्रदर्शन था पूरी तरीके से वो, ठीक है। तो उसी के बाद से आप देखोगे बड़ा रिफ्ट आ गया था समाजवादी पार्टी में, फिर पीडीपी वगैरह बनना स्टार्ट हो जाती है वहां से। तो हालांकि यार वो चुनाव तो डेफिनेट सी बात है, मतलब चुनाव क्या, आप तो जिंदगी हार गए एक तरीके से ना। तो मतलब ही इज नॉट देयर इन द वर्ल्ड, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको टिकट दिया गया था। बट लोगों में ना बड़ा डर और खौफ था यार, है ना। इवन कानपुर का मैं आपको बताऊं, कानपुर में क्राइम बहुत होता था भाई, बहुत ज्यादा। मैं जब पहली जॉब्स में गया हूं ना अपना, जहां बोला है मैंने जाकर, मैं कानपुर से, लोग बड़ा गंदा इंप्रेशन जमाते थे यार, कानपुर से पहली चीज गुटखा खाता होगा, दूसरी चीज क्राइम तो किया ही होगा, समझ रहे हो। तो इस टाइप का मतलब एक कहते ना, एक वो इमेज बन जाना आपकी। उसका रीजन था द क्रिमिनल पॉलिटिक्स, कि मतलब ऐसा मानते थे भैया कि जो पॉलिटिक्स में खड़े होते थे ना चुनाव में उत्तर प्रदेश से, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड जरूर रहता था। अब चीजें थोड़ी देखो बदली हैं, आदमी एजुकेट हुआ है तो चीजें बदली है, नहीं तो ये तो बहुत फैक्ट था कि आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं, पता पक्की बात है आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा होगा, ठीक है। इसे कहते हैं द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। और तब तो तुम शायद, अभी तुम 15 साल के हो यार, है ना। तो मतलब मैं अपने स्कूल टाइम की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है तुम या तो रहे ही नहीं होगे यार जीवन में, ठीक है, या तो बहुत छोटे हो गए तुम, ठीक है। तो यू आर लाइक 15 ईयर्स यंगर टू मी, तुम मुझसे 15 साल छोटे हो अभी फिलहाल, ठीक है। तो मतलब अपने स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेट सी बात है तुम तो बालक ही रहे होगे, या बहुत होगे भी नहीं शायद, ऐसा हो सकता है। चलिए फिलहाल तो हमने क्या देखा यहां पे कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो एजेंडा होता है ना, वो होता है चुनाव जीतना भाई, ठीक है। तो चुनाव जीतना एजेंडा है, तो आप किसी भी तरीके का आप यहां पे हथकंडा अपनाओगे, किसी भी तरीके का आप यहां पे जो है फैक्ट अपनाओगे। तो पहले क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। बूथ कैप्चरिंग समझते हो कि मतलब वोट डल गया, बैलेट बॉक्स से वोटिंग होती थी, तो वोट डल गया तो गुंडे आते थे, बैलेट बॉक्स उड़ा भाग जाते थे, और उसमें अपने पार्टी के वोट्स को स्टफ कर देते थे। उसको हम कहते थे बूथ कैप्चरिंग, है ना। तो गुंडे आ रहे हैं, पूरा पोलिंग बूथ घेर ले रहे हैं, बैलेट बॉक्स लेकर के चुरा के भाग जा रहे हैं, उसमें जो है अपना जो है पार्टी का वोट भरे दे रहे हैं। तो ये सब पहले बहुत हुआ करता था भाई, है ना। फिर ईवीएम्स ने इस चीज को थोड़ा सा बेटर कर दिया, मतलब एक तरीके से, तो पहले बहुत होता था ये चीज से ना, बूथ कैप्चरिंग वगैरह बहुत होती थी। तो अब जो हमारे तीसरा चैलेंज है बेटा, वो है आपका द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, ठीक है। कि यहां पे तीसरा चैलेंज क्या है बेटा, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, खासकर चुनाव के दौरान। देखिए पार्टीज यहां पे एक ही चीज पे फोकस्ड है कि चुनाव आपको जीतना है। तो ये क्या करती हैं दोस्तों, शॉर्टकट तरीके अपनाती हैं इलेक्शंस के, शॉर्टकट तरीके इलेक्शंस को जीतने के। अच्छा आज क्या है, आज आ चुका है सोशल मीडिया। तो आज ये जो फैक्टर है ना, आप देखोगे सोशल मीडिया से चलता है। तो आज आपको, आप मानोगे नहीं, हर पार्टी का अपना एक प्रॉपर सेगमेंट होता है जिसका काम होता है सोशल मीडिया में अपनी पॉपुलैरिटी फैलाना, दूसरे को नीचा दिखाना, ठीक है। तो
तो तुमको पता भी नहीं होगा, 50-100 स्पैमर, 1000 स्पैमर बैठा होगा, उसको स्क्रिप्ट दे दिया जाएगा कि भाई तेरे को हर अकाउंट से यही करना है जाकर के। तो आज का जो बैटल है ना, वो फिजिकल से ज्यादा सोशल मीडिया पे आ चुका है। बट पहले क्या होता था कि पार्टीज यहाँ पे इलेक्शन जीतने का ट्राई करती थी, तो ये क्या करती थी, शॉर्टकट लगाती थी यहाँ पे, क्या करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। अब ये कैसे मैनिपुलेट करेंगे, देखिए नंबर 1, ये उन कैंडिडेट्स को अपॉइंट करती थी या अभी भी करती हैं कई बार, जो बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर पाए। ठीक है, तो जो रिच पीपल हैं, कंपनीज हैं, जो पार्टियों को फंड दे सकती हैं, जिससे कि जो है बाद में आप देखो वो इन्फ्लुएंस कर पाए डिसीजन को। अब इसको बहुत आसान से समझना, देखो जैसे मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, बहुत तगड़ा पैसा कमाता हूं, मुझे लगता है कि अगर चुनाव में ये पार्टी जीत गई तो मेरे बिजनेस को बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पार्टी को चुनाव का फंड दूंगा, इलेक्शन फंड दूंगा। अब तुम यूएस के चुनाव देखो अगर, तो अभी एलॉन मस्क और ट्रंप में ना बहुत अनबनी चल रही है, मतलब उनका ठीक नहीं चल रहा। बट अगर आप बैकग्राउंड चेक करोगे ना यूएस इलेक्शंस के, तो भाई एलॉन मस्क हैज अ ग्रेट रोल यार। उस बंदे ने जिस तरीके से पब्लिसाइज किया था ना भाई, ट्रंप ने को जीतने में उसने बहुत हेल्प किया है वहां पे। ट्रंप एक नंबर का गद्दार दोगला आदमी, वो अलग बात है, ठीक है, एकदम सठिया हुआ है वो एकदम, ठीक है, वो बात अलग है। बट एलॉन मस्क का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था लास्ट यूएस इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों, देश के जो बिजनेसमैन होते हैं ना भाई, उनको चाहिए होती है ऐसी सरकार जो उनके हिसाब से पॉलिसीज फॉर्म करे, ठीक है, जिससे उनको बिजनेस में बेनिफिट हो। कल को तुम बन जाओगे व्यापारी, तुम भी ऐसे ही सोचोगे, ठीक है, मैं भी ऐसे ही सोचूंगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो ये क्या करते हैं, कंपनियां और बिजनेस पार्टियों को फंड देते हैं, या कई बार आप देखोगे ऐसे कैंडिडेट चुनाव में उतारे जाते हैं जो खुद बहुत अमीर हैं, पैसा इकट्ठा करवा सकते हैं। ठीक है, और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पार्टियां क्या करती हैं दोस्तों, क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती हैं जो इलेक्शन जीत सकता है। अब हमारे देश में आप देखिए नॉमिनेशन का क्राइटेरिया कितना जबरदस्त है, जिसको बहुत पहले अमेंड हो जाना चाहिए था। ठीक है, हमारे देश में क्या है कि अगर मान लो तुम अपना नाम देने जा रहे हो कि मैं चुनाव लड़ूंगा, नॉमिनेट होने जा रहे हो अब चुनाव में, ठीक है, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हो, उस टाइम पे आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होने चाहिए। कितना मजेदार तरीका है। तुम कहोगे सर वाह क्या बात है, कि जब आप अपना फाइल करने जा रहे हो नॉमिनेशन कि भाई मैं चुनाव में खड़ा होऊंगा, उस टाइम पे क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए। लेकिन पुराने टाइम में क्रिमिनल चार्जेस थे, उसका क्या, वो चलेगा, वो चलेगा। तुम नेता बन के क्राइम कर लो, वो भी चलेगा, ठीक है, जब तक पकड़े नहीं जाते। अगर पावरफुल पार्टी में हो तो नहीं पकड़े जाओगे, बेकार की पार्टी में तो अगले दिन जेल में जाओगे। ठीक है, तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि कितना खूबसूरत तरीका। आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि आप जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं तब आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए। उससे पहले 5 मर्डर करके बैठे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई क्रिमिनल को क्यों लड़ाना है इलेक्शन, वाई दिस, इवन देयर आर प्रोविजन फॉर दिस। पहली बात, तुम एजुकेशन नहीं चेक करते, चलो ठीक है मान लिया, लोगों से ज्यादा कनेक्ट होना चाहिए। बट बंदा अगर क्राइम करके बैठा हुआ है, किडनैपिंग करा हुआ है, मर्डर्स किए हुए, वाई इज इवन एलिजिबल भाई, क्योंकि ये फ्लॉज हैं दोस्त, ये एक्चुअली फ्लॉज हैं जिनको करेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि लेकिन सबका बेनिफिट होता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, तो कोई इस पे आवाज भी नहीं उठाता। अगर एक बंदे का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, चाहे वो कभी भी रहा हो, दैट पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। जो कल क्राइम कर सकता है बेटा, वो आज भी कर सकता है, ये सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। और हम कह रहे हैं देखो बेटा अभी तुम मर्डर मत करना, एक काम करो चुनाव हो जाए फिर कर लेना। कितना लॉजिक, मतलब कितना इलॉजिकल है नेताजी, आप अभी मर्डर मत करिएगा, देखिए चुनाव हो जाए तो उसके बाद आपको जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं, पहले कर लो बाद में कर लो, अभी मत करना। क्या लॉजिक है भाई इस चीज का। ठीक है, तो पार्टीज ऑब्वियस सी बात है ऐसे लोगों को तो सपोर्ट करेंगी ना, क्रिमिनल्स को। अब मान लो क्रिमिनल भैया आ गए तुम्हारे पास चुनाव में वोट डालने के लिए, भैया सुनो इलेक्शन तो हम जीत जाएंगे, नहीं दिए वोट उसके बाद दोबारा आऊंगा गन लेकर के, फिर तुम जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो ना वोट किसको देना है, हाँ भैया वोट देंगे आपको। तो आपको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। जहां देखा क्रिमिनल खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, आदमी कह रहा है भैया इससे पंगे नहीं लेना, इसको जाके वोट डाल देते हैं। सो दीज आर लाइक शॉर्टकट्स, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। तो दुनिया में जितने भी डेमोक्रेट्स हैं ना, इसके इंक्रीजिंग रोल को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, है ना। जिस तरीके से बड़ी कंपनियां, बड़े बिजनेसमैन सपोर्ट करते हैं पार्टीज को, ठीक है, ताकि उनकी इन्फ्लुएंस कर पाए उनके डिसीजंस को, इसको लेकर के ना जितने भी वर्ल्ड में जो एक्चुअली डेमोक्रेसी लेवल्स हैं भाई, वो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी हैं इस चीज को लेकर के। ठीक है, सो दैट इज वन वे ऑफ मतलब डूइंग दिस। तो ये हो गया हमारा तीसरा चैलेंज, दैट इज रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी में हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपने चौथे चैलेंज पे आ जाएंगे जल्दी से। सो क्वेश्चन कहता है कि प्रैक्टिस ऑफ नॉमिनेटिंग अमीर लोग या क्रिमिनल्स कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस क्या रिफ्लेक्ट करता है, कौन सा चैलेंज यहां पे आपको बताता है कि या तो बहुत अमीर आदमी को अपॉइंट कर रहे हो, या तो क्रिमिनलों को अपॉइंट कर रहे हो इलेक्शंस में अपना दबदबा बनाने के लिए, अपने चांसेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहां पे गाइस 4 ऑप्शंस है, वी हैव गॉट 4 ऑप्शंस है, और फटाफट से आपको बताना है कि क्या होना चाहिए आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजेदार है ना चैलेंजेस, मजेदार है ना भाई। मैंने कहा था चैप्टर ही मजेदार है बेटा। राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, ठीक है, धक धक करने लगा हमारा क्रिमिनल इलेक्शन में लड़ा, है कि नहीं।
क्या बात, खौफ बना दिया, ठीक है, क्रिमिनल ने माहौल मचा दिया, अब जीत लूंगा इलेक्शंस। क्या बात है, धक धक करने लगा, है ना, हमारा क्रिमिनल चुनाव लड़ने लगा। लैक ऑफ आइडियोलॉजी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है दोस्तों, यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, पैसा और शक्ति का बल प्रदर्शन करना, ठीक है, कैंडिडेट सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी। ये दुनिया में कभी नहीं हो सकती भाई, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकती दोस्त। चलिए, सो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर इज यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। देखो, पैसे का और बल का प्रदर्शन करना, मनी एंड मसल पावर का इस्तेमाल करना, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। 90% मान लेते हैं बच्चों ने आंसर सही किया हुआ है। अनुष्का जी हमारे साथ, रुद्रा, अधिराज, अभिनव, शीश, सादगी, शौर्य, अहमद, पंकज, जफर और जैद। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, सुपर बच्चों, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए, अब इसी के साथ हम आ जाते हैं लास्ट वाले हमारे किसके ऊपर, लास्ट वाले चैलेंज के ऊपर, दैट पार्टीज डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, ठीक है। ये चौथा चैलेंज है। अब इसका फोटो जो है ना, ये जो हमारा एआई है बेचारा बना ही नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा कि ऐसे एक बढ़िया सा फोटो निकाल लेते हैं और लेट्स हैव दी डिस्कशन, ठीक है। तो बेटा अब आखिरी जो चैलेंज है वो है, आप अगर मोटा मोटा देखो, कोई पॉलिटिकल पार्टी उठा लो, तुम इंडिया में किसी पार्टी की बात कर लो, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, मतलब किसी पार्टी को दिखा दो, हर पार्टी ना घूम फिरा करके तुमको एक ही बात चिपकाती है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अगर तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि अगर हम पावर में आ गए तो हम रिजर्वेशन को जो है लगभग और बढ़ा देंगे 10% से, कांग्रेस आई कहेगी अगर हम पावर में आ गए तो 15% बढ़ा देंगे। अरे भैया, आप बाकी जॉब्स की बात करिए ना, कि जॉब्स कैसे बढ़ाओगे? आपको पता है कि लोगों को कास्ट पे, इन सब चीजों पे उलझाए रखो, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करो, फिर कुछ लोग होंगे जो सपोर्ट करेंगे, कुछ इसके अपोज में खड़े हो जाएंगे, तो लोग आपस में लड़ते रहेंगे, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे कोई और पार्टी आएगी, वो कहेगी हम 10% कम कर देंगे, लो, तो आप घूम फिर के बात उसी मुद्दे पे कर रहे हो। कोई कह रहा हम इतना बढ़ा देंगे, कोई कह रहा इतना घटा देंगे, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि हम नौकरियां कैसे लेके आएंगे, हम जॉब्स कैसे लेके आएंगे, हम स्किल्ड कैसे बनाएंगे, टेक्नोलॉजी में हम क्या काम करेंगे। नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट। हम अगर सरकार में आ गए तो औरतों को 5,000 रुपए महीना देंगे, दूसरे वाले कह रहे हैं हम आ गए 10,000 देंगे, तीसरा कह रहे हैं हम 15,000 दे देंगे, और बताओ। तो भैया जो टैक्स पे कर रहा है उसकी हालत खराब हो रही सुन सुन करके, हाँ बेटा ले जाओ सब हमारे से, है ना। अब तुम्हें पता है कि जैसे तुम बहुत अच्छा अगर कमा रहे हो, जैसे तुम अच्छी सैलरी पे हो, ठीक है, और तुम्हारा मन करता है कि आज यार महंगी वाली शर्ट खरीदेंगे, कितनी शर्ट खरीदेंगे हम, 3,000 वाली, तो बेटा तुम बर्बाद हो चुके हो। कैसे? क्योंकि क्या है कि अब क्या हो चुका है, देखो आपने देखा होगा यार, सरकार ने रिफॉर्म्स किए टैक्सेस के अंदर, लेकिन इंटरनली जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है उसको पता है कि रिफॉर्म्स का मतलब कहानी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम 2,500 रुपए तक की शर्ट खरीदते थे पहले, तो मतलब या उससे ऊपर, तो 12% के आसपास टैक्सेस थे उस पर। बट अब अगर 2500 और अबव की शर्ट आप खरीदते हो, लेट्स से 2600 की भी आप शर्ट खरीद रहे हो, तो 18% टैक्सेस आप उस पर दोगे। उससे नीचे आप जाते हो 1000-1200 तक की, तब उस पर टैक्सेस कम है आपके। बट अगेन कभी कभी इंसान का मन करता है यार चलो थोड़ी सी अच्छी पहन लेते हैं, आज थोड़ा पैसा मैंने बचाया है, तो भाई साहब फिर तो आपका गया पैसा यार। सरकार कहेगी ऐसे कैसे? और ये किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं है दोस्तों, जो सरकार आती है ना वो आप देखोगे ये ट्राई करती है। तो घूम फिरा के बात वही है। अब सोचो कल कोई नई गवर्नमेंट आ जाए तो इसी टैक्स का नाम बदल देगी वो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आज जीएसटी, तो कल पीएसटी लगा दे वो, कब पीएसटी, पब्लिक सर्विस टैक्स। ये कौन सी सर्विस होती है भाई, है कि नहीं? तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आपकी पार्टियां अगर आप देखोगे ना, तो वोटर्स के सामने ना कोई बहुत मीनिंगफुल चॉइस रखती नहीं है। वोटर क्या सोच के वोट करता है? वोटर ये सोच के वोट करता है कि कौन सी पार्टी कम चोर है, कौन सी पार्टी थोड़ा बेनिफिट का काम कर रही है, कौन सी पार्टी थोड़ा हमारी भलाई के लिए बात कर रही है। तो वोटर्स ना वही चीज दिमाग के रख के वोट देता है। दिस इज हाउ द डेमोक्रेसी ऑफ, मतलब हमारी कंट्री वर्क से आप कह सकते हैं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ यार, दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, सिर्फ अपने देश की बात हम नहीं कर रहे, दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, पॉलिटिकल पार्टीज मोर ओवर जो है घुमा फिरा करके एक ही बात कहती हैं आपसे, ठीक है। और वोटर उसको वोट ज्यादा देना प्रेफर करता है जो थोड़ा सा भी उसके लिए काम करने का सोच रही हो। सो दैट इज हाउ द पॉलिटिक्स वर्क थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसा मत पर्सनल मत हो जाना, अरे सर आपने कैसे कह दिया सर जी, ऐसा तो है ना, ऐसा मत करना भाई, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सो फोर्थ चैलेंज जो बहुत ज्यादा कॉमन है, दैट इज पार्टीज दे डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। कि पार्टीज कई बार ऑप्शन ही नहीं देती वोटर्स को सही तरीके से, एक ही बात को घुमा फिरा करके हर पार्टी बोलती है, ठीक है। उसका नाम बदल देगी, ब्रांडिंग बदल देगी, बट बात तो सेम रहेगी। सो मीनिंगफुल चॉइस ढूंढने के लिए पार्टीज जो है ना डिफरेंट होनी चाहिए।
पार्टीज के आइडियोलॉजी में बहुत बदलाव होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं दोस्तों, इनमें भारी गिरावट आई और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। पहले क्या हुआ करता था, पहले के जमाने में, अगर मैं ब्रिटेन का एग्जांपल लूं आपसे, ठीक है, ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम है और आज भी वही पार्टीज है, एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी, ठीक है। तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बन जाती थी तो वो इंडिया की लगा देते थे फील्डिंग, ठीक है, कि इंडिया वालों को एकदम ऐसी करनी है इनकी। लेबर पार्टी आ जाती मान लो, तो लेबर पार्टी थोड़ी हमारे पास, हमारी तरफ थोड़ी मतलब ठीक थी। इनफैक्ट जब इंडिया को आजादी मिली तब भी लेबर पार्टी वॉज इन पावर, ठीक है। तो लेबर पार्टी थोड़ा दरियादली दिखाती थी, इंडियंस के साथ थोड़ी सिंपैथी रखती थी, राइट। ऐसे अगर आप देखोगे दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री का आप एग्जांपल ले लीजिए जहां ये चुनाव होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज वाले, वहां पे एक चीज कॉमन है कि पुराने जमाने में कभी इनमें डिफरेंसेस हुआ करते थे, पार्टीज जो थे उनके सोच में, उनके विचार में जो है डिफरेंसेस होते थे। पर आज ये डिफरेंस जो है ना बेटा बहुत ज्यादा कम हो चुका है। सो देवर उनके विचार में अगर आप देखोगे आइडियोलॉजी मतलब उनके विचारों में जो था डिफरेंस हुआ करता था, भेद हुआ करता था, ठीक है। और आज ये भेद अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा कम होता चला गया है, काफी रिड्यूस हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रिटेन के अब लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी को देखें तो उनके बीच का डिफरेंस बहुत कम रह गया है। एक वो जमाना था जब भारत की आजादी का स्ट्रगल चल रहा था, तो आप देखोगे इन दोनों पार्टीज के विचारों में काफी बदलाव था, काफी डिफरेंस था। बट अगर आप आज अगर देखें लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी को, तो ब्रिटेन के अंदर इन दोनों के आइडियोलॉजीज में, विचारों में कमी बहुत कम ही देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो फंडामेंटल एक्सपेक्ट्स हैं उन पे, ये जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक थिंग्स हैं, उन पे तो एग्री कर जाते हैं, ठीक है, उन पे एग्री कर जाते हैं बेसिक चीजों पे, और डिफर कहां करते हैं, सिर्फ डिटेल्स में कि कोई पार्टी पॉलिसीज को कैसे लेकर के आएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जब जैसे हम करंट पार्टी की बात करें, एनडीए सरकार की बात करें, ठीक है, तो एनडीए सरकार जब 2014 में जब चुनाव बीजेपी सरकार बना था एनडीए का, तब वहां पे कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में से एक था आपका स्वच्छ भारत, बहुत अच्छी बात है। एक था नमामि गंगे। तो नमामि गंगे में जो ऑब्जेक्टिव था बहुत क्लियर था कि जितने भी गंगा, जहां जहां गंगा बहती है वहां के घाट्स को बेटर बनाना, गंगा को क्लीन करना। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि सेम चीज इस ये वाली सरकार से पहले भी चला करती थी, तो आप कहोगे अरे सर ऐसे कैसे, बिल्कुल थी, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जब नमामि गंगे से पहले एक प्लान चला करता था, गंगा एक्शन प्लान, और गंगा एक्शन प्लान बहुत पुराना है दोस्तों, जहां पे गंगा को साफ करने की, क्लीन करने की, घाटों को थोड़ा बेटर बनाने की बात की जा रही थी। नमामि गंगे में डिफरेंस क्या आया, नमामि गंगे के अंदर जो है सरकार ने कहा, बीजेपी ने कहा कि भाई हमारी पॉलिसी ये है कि हम घाट को सुंदर भी बना देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, मोर और लेस बेसिक आइडियोलॉजी सेम है। गंगा एक्शन प्लान में भी अब गंगा को साफ करने की बात करें, उसके लिए आप पैसा निकाल के लेके जा रहे हो। नमामि गंगे में भी हम वही टारगेट कर रहे हैं कि गंगा नदी जो कि लाइफलाइन है उसको साफ करना है। बट बीजेपी कह रही है कि भाई हमारी पॉलिसी में 2-4 पॉइंटर्स अलग हैं, हम जो है घाटों को सुंदर बनाएंगे, हम पेंटिंग्स करवाएंगे, उस पर साफ सुथरा करवाएंगे, हम आरती करवाएंगे। सो दिस इज हाउ पॉलिसीज डिफर। तो अगर आप देखोगे आइडियोलॉजी सेम था, प्रोजेक्ट सेम था, लेकिन प्रोजेक्ट के डिटेल्स में डिफरेंट था। बीजेपी ने कहा कि भाई हम जो है सुंदर बनवाएंगे, इसको आरतियों को जो है पॉपुलर करेंगे, हम मतलब उसको एक इवेंट टाइप बना देंगे। तो आप देख सकते हो कि प्रोग्राम सेम है लेकिन पॉलिसी यहां पे थोड़ी सी डिफर कर रही है, ठीक है। और यही डिफरेंस है। जैसे आप फॉर एग्जांपल चॉकलेट लेने दो मार्केट्स में, तो चॉकलेट्स तो आपको सिमिलर टेस्ट पे ही मिलती है, बट एक आध चीज चॉकलेट में एडिशनल होती है। किसी में आलमंड ज्यादा होंगे, किसी में हो सकता है ब्राउनी का फ्लेवर हो, किसी में वेफर का फ्लेवर हो। तो यही डिफरेंस है सारी चॉकलेट, लेकिन उनके फ्लेवर और थोड़े से टाइप्स में डिफरेंस है। तो ऐसे अगर आप देखोगे जो फंडामेंटल आइडियोलॉजीज हैं उन पे तो ये देखो सेम तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन जो पॉलिसियां हैं कि कैसे इंप्लीमेंट होगी वो पॉलिसी, क्या फीचर होंगे, उसी में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दैट इज वाई कहा जा सकता है कि मोर और लेस वोटर्स के पास ना सेम ही चीज है चूज करने के लिए, ठीक है, कि वोटर्स के पास एक जैसी चीज है, बस कुछ पार्टी थोड़ा ज्यादा एडिशनल डाल दे रही है, कुछ कम कर दे रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत वास्ट डिफरेंस आ जा रहा है, बहुत बड़ा जो है यहाँ पे जो है मतभेद आ जा रहा है। तो दैट इज नॉट देयर, राइट। तो इन आवर कंट्री ऑल्सो डिफरेंसेस अगर आप देखोगे सभी पार्टीज में इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर काफी कम हो चुके हैं। अब आज आप देखिए कोई भी पार्टी जो है, कोई भी पार्टी की हम बात करें, ठीक है, आप जीएसटी को ले लीजिए, आप वैट को ले लीजिए, इन सब टैक्सेस पर डिस्कशंस बहुत होते हैं, बट कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो ये कहेगी इसे कंप्लीटली हटा दीजिए। कल को मान लो अगर किसी और पार्टी की सरकार बन जाती, क्या वो जीएसटी या वैट हटा देगी? नहीं हटाएगी भाई, बिकॉज पैसा आ रहा है सरकार को यार टैक्सेस से। जो पावर में होगा वो टैक्सेस तो रखेगा ही रखेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसमें कम ज्यादा कर सकता है, बट अगेन दैट इज गोइंग टू बी द सेम। तो अगर हमारे देश में भी अगर हम देखें तो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर जो मल्टीपल पार्टीज है उनके आपस के मतभेद काफी कम हो चुके हैं भाई, उनके डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है। एंड अगर आप देखोगे जो रियली डिफरेंट पॉलिसीज चाहते हैं दोस्त, उनके पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। तो एज अ वोटर अगर आप रियली चाहते हो कि कोई ऐसी पार्टी आके कुछ अलग ही ऑफर कर दे, तो वैसी कोई पार्टी आपको दिखती नहीं है।
समटाइम्स अगर आप देखोगे लोग कई बार ना मतलब अलग अलग नेता भी अपॉइंट नहीं कर पाते। क्यों भैया? क्योंकि नेता क्या करते हैं, पार्टी बदलते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, बिकॉज दे कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। तो आप किसी नेता पे कैसे भरोसा कर सकते हो? इसका बेहतरीन एग्जांपल थे नवजोत सिंह सिद्धू जी, है ना, इंडिया के पुराने प्लेयर, जब तक प्लेयर थे बड़ा सम्मान था उनका, कपिल शर्मा के शो में भी आते थे भाई, बड़ा उनको लोग प्यार करते थे। फिर भैया वो पॉलिटिक्स में कूद गए। अब पॉलिटिक्स में पार्टी बदलते रहे, कभी कांग्रेस आ गए, कभी बीजेपी आ गए, बीजेपी से कांग्रेस को गाली, कांग्रेस से बीजेपी को गाली, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे नेता हैं, दल बदलू नेता, ठीक है। तो इनको जहां लगता है कि भैया हम अपनी इंडिविजुअल सीट तो जीत गए, लेकिन सरकार तो बन नहीं रहा, हमारे पार्टी की सरकार बनना है सामने वाले का, तो एक काम करता हूं सामने वाले के पास चले जाते हैं, सीट तो है ही हमारे पास, सामने वाले को तो चाहिए ही सीट है। तो ये होते हैं दल बदलू नेता। तो ये कहा कि ये पार्टी ही बदल ली यार, समझे? तो ऐसे में आप कैसे भरोसा कर सकते हो इस आदमी पे? तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक्स नेता है, उनको यहाँ पे वोट दिया, जिता दिया, तो बहुत बढ़िया नेताजी, बहुत बढ़िया। फिर पता चला नेताजी भाग गए दूसरी पार्टी में, कहीं ये कैसे नेता है भैया, हम तो सोचे थे यार पार्टी से रह के काम करेंगे हमारे लिए, तो दूसरी पार्टी बदल ली, पार्टी बदल लिया। देख रहे हो, इस पे एक मीम आई है, बहुत बढ़िया मीम है, ठीक है। तो इस पे एक मीम आई थी बड़ी मजेदार वाली, कहां गई यार मैंने, तो देखोगे तो बार बार अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, पॉलिटिशियन को क्या कह रहा है आदमी, कह रहा है पार्टी बदल लिया रे, समझे? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों के पास ना रियल मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, कोई पार्टी ऐसी है ही नहीं जो उनको बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऑफर कर पाए। सो दैट इज व्हाई वो उन लोगों पर वोट डालते हैं जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत उनके लिए वो काम कर रही है। तो दिस इज अ चैलेंज दैट पार्टी नीड्स टू ओवरकम, ठीक है। तो लोग पॉलिटिशियंस को ऐसे ही बोलते हैं, पार्टी बदल लिया रे, है कि नहीं? चलिए, तो भाइयों अब तो देखो सिंपल सी बात है, हमने चैलेंजेस पढ़ लिए। क्या क्या चैलेंजेस पढ़े हमने? नंबर 1, सबसे पहला चैलेंज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा चैलेंज, चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। तीसरा चैलेंज, रोल ऑफ मसल एंड मनी पावर। चौथा चैलेंज, नॉट ऑफरिंग द मीनिंगफुल चॉइस, एक अच्छी मीनिंगफुल चॉइस को वोटर्स को ना ऑफर करना। तो ये 4 चैलेंजेस से क्वेश्चन तो देखो तेरे को पेपर में मिलता है, ठीक है। तो चारों चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चारों चैलेंजेस को अच्छे से पढ़ना है। अब सवाल उठता है कि अगर चैलेंज है, अगर समस्या है दोस्तों, तो समस्या का समाधान भी होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर चैलेंजेस हैं तो इनको चेंज करने के लिए पार्टीज में बदलाव लाना जरूरी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फेस द चैलेंजेस, पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना, इनमें चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मेरे भाई बदलाव नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे, तब तक बेटा पॉलिटिकल पार्टियां सुधरने वाली नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी में देखो फाइनल डिसीजन कौन लेता है? लीडर्स लेते हैं, ठीक है। और लीडर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? पॉलिटिकल पार्टीज को। कोई भी फाइनल डिसीजन दोस्तों कहां लिया जाता है? नेताओं द्वारा। नेता कहां से आते हैं? पॉलिटिकल पार्टी से। अगर मान लो आप एक पार्टी को रिप्लेस कर दो तो दूसरे वाले भी तो नेता ही होंगे पॉलिटिकल पार्टी के। मान लो कि इस बार लेट्स से किसी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, तो आदमी क्या करेगा? उसको चेंज करेगा। लेकिन जो नई सरकार आएगी बेटा, वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो भी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ अलग करेंगे? वो भी ऑब्वियसली बात है सेम ही करने वाले हैं, है ना। और अगर दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई भी यहां बदलना नहीं चाहता तो बदलाव लाया कैसे जाए? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज बदलना ही नहीं चाहती तो बदलाव कैसे लाया जाए? बिकॉज हर पॉलिटिकल पार्टी को इस बदलाव से प्रॉब्लम है, बिकॉज उनका जो बना बनाया बिजनेस वो खराब हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो फिर आखिरकार बदलाव लाया कैसे जाए? अब इसके एस्पेक्ट में हमने क्या किया? कुछ कदम उठाए, हमने कुछ स्टेप्स लिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे संविधान में कुछ चेंजेस किए गए, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो कहते हैं ना, ये इन सब चैलेंजेस पे थोड़ा सा कंट्रोल लगाया जाए। अच्छा, जैसे नंबर 1, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो संविधान को अमेंड किया गया। अमेंड करने का मतलब होता है संविधान में चेंजेस करना, ठीक है। यहां पे आप क्या कर रहे हो? संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, इसको बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चेंज किसके रिगार्डिंग था? ये चेंज था एमपी और एमएलए को पार्टी बदलने से रोकने से। अब पार्टी बदलने में कोई गलती नहीं है, लेकिन आप चुनाव जीत करके पार्टी बदलने में गलत है, क्योंकि आपने जो यार वोटर के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। वोटर आपको एक सर्टेन पार्टी सोच के वोट दिया था, आप जीतने के बाद दूसरे पार्टी में भाग गए, तो वोटर के साथ तो विश्वास गाते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज हो गया उसके कॉन्फिडेंस के साथ, उसके मतलब उसके जो विश्वास था आपके ऊपर, उसके साथ, ट्रस्ट के साथ, है ना। तो यहां पे क्या हुआ? संविधान में चेंजेस लाए गए। संविधान में एक लॉ लाया गया कि अगर कोई भी इलेक्टेटिव मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो नेता है अपना, कहीं से चुनाव जीत गया और जीतने के बाद बेटा अगर यहां पे वो अपनी पार्टी बदलता है पैसे के लिए या किसी पोजीशन के लिए, तो उस इंसान की सीट को वहां से ले लिया जाएगा, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल एक ये जिला था, जिला एम, तो जिला एम से भैया हमारे एक नेताजी थे, तो ये नेताजी का नाम है बेटा मान लीजिए हमारे नेताजी का नाम है पी, ठीक है। तो ये नेताजी जो थे जिला एम से जीत गए। अब जीतने के बाद इन्होंने देखा कि सरकार तो भैया पार्टी क्यूआरएस का बन रहा है। अब पार्टी क्यूआरएस का सरकार अगर बनेगा तो इनको इंडिविजुअल जीत के फायदा तो है नहीं, तो उन्होंने एक काम किया, इन्होंने कहा एक काम करते हैं,
अपने क्यूआरएस को ज्वाइन कर लेते हैं। एक शर्त पे ज्वाइन करेंगे कि हमको पैसा दिया जाए या फिर पार्टी में पोजीशन दिया जाए। तो भैया क्यूआरएस ने इनको पैसा दे दिया और ये अपनी सीट लेकर के इसके पास आ गए। इससे किसके साथ धोखा हुआ? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों के साथ। ये जो जिला एम था, यहां के लोगों के साथ गद्दारी हो गई। इन्होंने तो किसी और पार्टी को सोच के इस आदमी को वोट दिया था, लेकिन जीतने के बाद क्या हुआ? भाग गया पैसे के लिए। कहां भाग गया? क्यूआरएस पार्टी में। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? लोगों के साथ धोखा हो गया। तो यहां पे इसी चीज को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया दोस्तों, और लाया गया एक एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या लाया गया दोस्तों? एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन क्या होता है? पार्टी चेंज कर लेना फायदे के लिए। आपको पैसा मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है, तो आप चुनाव जीतने के बाद क्या कर रहे हो? दूसरी पार्टी में भाग जा रहे हो। ठीक है, इसको कहते हैं डिफेक्शन करना। और इसी को रोकने के लिए जो कानून लाया गया उसे कहा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अब ये लॉ कहता है कि कोई भी एमएलए और एमपी अगर चुनाव जीतने के बाद पार्टी चेंज करता है, पार्टी बदलता है, तो उसका सीट यहां से छीन लिया जाएगा। मतलब चुनाव जो जीता है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है दैट। अब इस नए लॉ से क्या हुआ है दोस्तों? देखो, जो डिफेक्शन है वो यहां पे कम हुआ है। तो डिफेक्शन में आपको बताया क्या होता है बेटा? चेंजिंग द पार्टी, है ना। एक पार्टी से आप दूसरे पार्टी चले गए, राइट, एंड दैट इज किस वजह से? ताकि आपको बेनिफिट मिल रहा था। वेरी वेरी सिंपल। तो आप जहां से अपॉइंट हुए थे, जिस पार्टी से अपॉइंट हुए थे, आपने चुनाव जीता था, उस पार्टी को छोड़ के आप दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ले रहे हो फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए। इसे कहा जाता है डिफेक्शन। तो इसी डिफेक्शन को रोकने के लिए लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, संविधान को अमेंड करके। ठीक है, और दैट इज वाई आप देखोगे दोस्तों कि इस नए लॉ से डिफेक्शन तो कम हो गया, लेकिन साथ ही साथ सेम टाइम में इसने क्या किया कि जो डिसअप्रूवल वाला पॉइंट था, कि मान लीजिए किसी पार्टी से कोई एमपी एमएलए खुश नहीं है, तो अभी उसको पता है कि अगर मैं इसके विरोध में जाऊंगा तो मैं डिफेक्ट कर दिया जाऊंगा, मतलब मेरी सीट छीन ली जाएगी। तो जिन एमपी एमएलए को जेन्युइन डिसअप्रूवल था पार्टी से, उनके लिए मुश्किल हो गया यहां पे पार्टी बदलना। तो जो भी पार्टी लीडर्स कहेंगे उनको यहां पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक कानून का जहां फायदा हुआ, वहीं पे यहां पे नुकसान भी हुआ। फायदा यह हुआ कि पार्टी से चुनाव जीतने के बाद जो है आप अपनी पार्टी नहीं बदल सकते, तो लोगों का ट्रस्ट यहां ब्रेक नहीं होगा। दूसरी बात, मान लो आप रियली अपनी पार्टी से खुश नहीं हो, मान लीजिए आप रियली अपने नेताओं से खुश नहीं हो और आप उनको अपोज करने जा रहे हो, तो वो आपको कहेंगे भैया तुम पार्टी डिफेक्ट कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है, ब्लेम किया जा सकता है। ठीक है, तुम्हारी सीट भी जाएगी, पावर भी जाएगी और साथ ही साथ मौका भी चला जाएगा। तो आप क्या करोगे? डिसअप्रूवल नहीं शो कर पाओगे, विरोध नहीं जता पाओगे अगर आपके पार्टी के टॉप नेता आपको परेशान कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ फायदा हुआ कि लोगों का ट्रस्ट नहीं ब्रेक होगा, दूसरी तरफ नुकसान यह हुआ कि जो रियल में डिसअप्रूवल शो करना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे, उनके लिए मौका चला गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टेकन कि एंटी डिफेक्शन लॉ को यहां पे भारत के संविधान में के थ्रू इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, बिकॉज लोग तो कह रहे हैं यार पार्टी बदल लिया भाई, तो पार्टी बदलना ही तो है डिफेक्शन। सिंपल इस मीम से याद कर सकते हो कि पार्टी बदल लेना, कि आप चुनाव में खड़े हुए एक पार्टी से, आप जीत गए, फिर आपको लगा कि आपकी पार्टी से फायदा नहीं हो रहा, आपने देखा दूसरी पार्टी में फायदा है, पैसा मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है, भाग गए अपनी सीट लेकर के, तो दूसरी पार्टी के पास सीट आ जाती थी, है ना, और आपको फायदा मिल जाता था। तो यहां पे सरकार ने कहा भैया इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये डिफेक्शन को बदलना पड़ेगा। अब तुम जाना है पार्टी चेंज करके, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारी सीट तुमसे छीन ली जाएगी, तुम्हारा पावर तुमसे छीन लिया जाएगा। ठीक है, और पावर तो कोई लूज नहीं करना चाहता। ठीक है, चलिए दूसरा रिफॉर्म बेटा, यहां पे पैसे और क्रिमिनल्स का यहां इंफ्लुएंस रिड्यूस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून पास किया। क्या कानून पास किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मैंडेटरी है हर एक कैंडिडेट के लिए जो चुनाव लड़ने जा रहा है। क्या मैंडेटरी है? कि एक एफिडेविट, एक लीगल पेपर आपको फाइल करना है। ठीक है, एफिडेविट बनता है बच्चों, एक लीगल पेपर होता है, हालांकि इसका कुछ खास मतलब ऐसा वेरिफिकेशन वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक एफिडेविट के ऊपर, एक लीगल पेपर के ऊपर आपको अपने प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस के यहां पे डिटेल देने पड़ेंगे। अब इस नए सिस्टम ने देखो कई सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को दे तो दी, बट इस इंफॉर्मेशन को चेक करने का कोई तरीका नहीं है भाई, समझ रहे हो? तो कैंडिडेट जब अपना नाम दाखिल करने जाता है ना, जब नॉमिनेशन फाइल करने जाता है चुनाव के लिए, तो उसको रिक्वायर्ड है कि एक स्टाम्प पेपर के ऊपर एक एफिडेविट बनेगा, लीगल पेपर बनता है, उस पे अपने जितने भी प्रॉपर्टी के डिटेल्स हैं, जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं, सबको क्या करेगा? वहां पे दे देगा, डिक्लेयर कर देगा अपने हिसाब से। ठीक है, और उसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप अपलोडेड देखते हो। तो आप पब्लिक अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जा रही तो उसे दिख जाता है कि कौन किसके अगेंस्ट कितना पैसा, कितना क्रिमिनल केस है। ठीक है, लेकिन इसको वेरीफाई कौन करेगा? बिकॉज ये तो कैंडिडेट ने अपने मन से बताया ना, उसको वेरीफाई नहीं किया गया भाई। सोचो कितना मजाक है, कितना मजाक किया है यहाँ पे, कि आप कैंडिडेट से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ईमानदारी से अपने बारे में बताएगा। अगर मैं 5 मर्डर किया हूंगा बेटा, मैं क्यों बताऊंगा 5 किए हूं? मैं ये बताऊंगा भैया हम तो किए नहीं है। पैसा मेरे पास करोड़ों का संपत्ति होगा तो मैं क्यों बताऊंगा करोड़ों की संपत्ति है? मैं कहूंगा भैया हम तो जॉब करते, देखिए जो है बहुत कम पैसा हमारे पास, है कि नहीं?
तो सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी पे चल रहा है भाई, कह रहा है कि बहुत ईमानदार कैंडिडेट्स हैं भाई, ये खुद से ही बता देंगे इन पास कितना क्रिमिनल केसेस। तो दैट इज व्हाई दिस इज अ गुड मूव, बट वेरिफिकेशन किधर है? विदाउट वेरिफिकेशन अगर आप देखोगे कोई सिस्टम नहीं है इस बात को चेक करने का कि ये इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है, ठीक है। सो ऑल्सो अगर आप देखोगे ये भी कोई प्रूफ नहीं है बताने का कि इस वजह से क्या क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस कम हुआ है, क्या पैसे वालों का इन्फ्लुएंस कम हुआ है, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। हमने क्या किया, एक लॉ बना दिया कि भैया हम ईमानदारी चल लें कैंडिडेट्स की, कि आप जब जो है इलेक्शन में फाइल करने जाइएगा नॉमिनेशन, तो अपने क्रिमिनल केस और पैसा डिक्लेयर कर दीजिएगा। कैंडिडेट कह रहा हाँ ठीक 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 कर देंगे। अब इसको चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है। साथ ही साथ ये भी कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि इससे जो है रियल में जो है मनी एंड मसल पावर का रोल कम हुआ है। तो एज अ रिजल्ट दिस इज मतलब टू गुड टू बी ट्रू वाला सिनेरियो, ठीक है। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने कानून तो बना दिया, लॉ तो बना दिया भाई, लेकिन इस लॉ का अगर प्रैक्टिकल यूज आप देखोगे तो बिल्कुल ना के बराबर है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक और ऑर्डर पास किया। इसने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाएंगे, मतलब आप पार्टी के अंदर चुनाव करवाएंगे फेयर एंड फ्री तरीके से, ताकि सबको मौका मिले पार्टी के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे, आईटीआर फाइल करेंगे, ठीक है। अब भैया आईटीआर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जब आप जॉब करने जाओगे, बिजनेस करोगे, तो आप क्या करते हो, साल के स्टार्टिंग में इनकम टैक्स वालों को बताते हो कि इतनी मेरी सालाना इनकम आने वाली है और इस इनकम में मैं ये इन्वेस्टमेंट्स करने वाला हूं, ठीक है। उसके हिसाब से क्या होता है, आपका टैक्स बनता है साल का। उस टैक्स को वेरीफाई करना भी इंपॉर्टेंट है कि आपने उतना टैक्स भरा है कि नहीं भरा। तो जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है ना, जब एक साल खत्म होता है, तो बारी आती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अब रिटर्न में आपने जो जो बातें डिक्लेयर की थी कि मैं यहां पैसा लगाऊंगा, मैं यहां लगाऊंगा, मैं यहां लगाऊंगा, उसके आपको प्रूफ देने पड़ते हैं, ठीक है, कि मैंने देखिए यहां यहां पैसा लगाया था। और उस प्रूफ के बदले आपको थोड़ी छूट मिल जाती है इनकम टैक्स वालों की साइड से। और अगर आप नहीं दे पाए बेटा, तो इनकम टैक्स दबा के पैसा काटता है भाई, ठीक है। अब मेरे को जब इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं था ना, तो मैंने यही किया था, मतलब मैं 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूं कि मैंने डिक्लेयर कर दिया मैं पेंशन में लगा दूंगा पैसा, मैं प्रोविडेंट फंड में लगा दूंगा, मैं इसमें पॉलिसी में लगा दूंगा। फिर हम लगाए तो कहीं नहीं पैसा। जब पैसा नहीं लगाया तो इनकम टैक्स वाले बोले बेटा तुम धांधली कर रहे हो, हैं पैसा नहीं लगा रहे कहीं पे, तुम हमसे कह रहे पैसा लगाओगे, कहा रुको अभी टैक्स काटते हैं। आप मानोगे नहीं भाई साहब, सैलरी 50% आने लगी मेरी। तो लास्ट के 3 महीने जो फाइनेंशियल ईयर के थे, मतलब 50% सैलरी आई थी। तब से एकदम सीख ले ली भैया, जो इन्वेस्ट करना है वही बताना है, सिंपल सी बात है। फिर मैं कहा इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा, जाओ, लेथन ही नहीं है मेरे जीवन में कोई, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां पे भी क्या कहा जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी इलेक्शन कमीशन कह रही कि देखिए पहली बात कि आपको अपने इंटरनल चुनाव करवाने, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाने। दूसरी बात, आपको आईटीआर फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है अपना, ठीक है। अब पार्टीज ने ये करना स्टार्ट तो किया, लेकिन ये फॉर्मेलिटी है, क्योंकि देखो आईटीआर सॉर्ट करने के लिए सीए लोग होते हैं। तो आप आगे चल के कॉमर्स लेके सीए बनते हो ना बेटा, तो बहुत पैसा कमाओगे तुम, एक आध पॉलिटिकल पार्टी का अगर आईटीआर वाईटीआर फाइल कर दिए, ठीक है। तो सीए लोग खूब पैसा कमाते हैं पॉलिटिकल पार्टी का आईटीआर फाइल करने में, बिजनेस वालों का आईटीआर फाइल करने में। तो सीए लोग सब तिकड़म जुगाड़ बैठा के जो है कम से कम टैक्स बनवाते हैं इनका, ठीक है। तो ये स्किल भी है भाई, उन्होंने पढ़ाई की है, उस चीज की स्किल है, तो मतलब दे डिजर्व इट, राइट। तो पार्टीज ने करना स्टार्ट तो कर दिया, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करना, ताकि पता चल सके, ठीक है, इलेक्शंस करवाना, लेकिन सब जो है बिल्कुल फॉर्मेलिटी के लिए। और ये बात अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इससे इंटरनल डेमोक्रेसी बढ़ी है। तो ये वो स्टेप्स या कदम है जो हमने उठा तो लिए हैं, बट इससे कोई श्योरिटी हमें नहीं मिल रही कि क्या ये चैलेंजेस खत्म हो पाए। पहला स्टेप हमने क्या उठाया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाकर कि अगर कोई अपना इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी बदलता है तो उसकी सीट चली जाएगी। चलो इससे हो सकता है कि थोड़े लोग यहां पे रुक जाए। उसके बाद हमने कहा मनी एंड मसल पावर चेक करने के लिए क्या आप एक एफिडेविट बनाइए, लीगल पेपर बनाइए, उस पर अपने सारे क्रिमिनल केसेस और प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दीजिए। अब इसको चेक कौन करेगा, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है, ये भी कोई बहुत इफेक्टिव स्टेप हुआ नहीं। तीसरा हमने कहा पार्टीज को कि आप इलेक्शंस करवाइए और आईटीआर फाइल करिए। तब आईटीआर फाइल पार्टीज कर तो दे रही है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए उसमें भी धांधली चल रही, धोखाधड़ी चल रही है। तो यहां पे भी हम क्लियरली नहीं कह सकते कि इसको करने से भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज बदले या चेंज हुए हैं। तो अब हमने इतने सारे स्टेप्स ले लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं बदला, उसके बाद भी कुछ नहीं चेंज हुआ। तो सवाल उठता है कि यार आखिरकार क्या किया जाए, है ना। सवाल क्या उठता है दोस्तों, आखिरकार किया क्या जाए और कैसे जो है आप यहां पे चीजों को रिफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं आखिरी क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, है ना, इसके बाद बस ऑलरेडी वी आर अबाउट टू एंड द चैप्टर, खत्म करने वाले हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अब इसी वजह से आप देखोगे तो कुछ जो बढ़िया डेमोक्रेट्स वगैरह थे, जो लोग जानते थे राजनीति को, उन्हें कुछ सजेशंस दिए। उन्होंने कहा देखिए अपने स्टेप्स तो ले लिए, आपने स्टेप्स उठा लिए कि पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जाए, उससे काम बना नहीं, कुछ खास इफेक्ट आया नहीं, ठीक है। अब हम कुछ सजेशंस यहां पे दे सकते हैं। क्या सजेशंस दे सकते हैं? नंबर 1, पहला सजेशन, पहला सुझाव कि एक लॉ बना दीजिए जिससे पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल मामलों को रेगुलेट किया जाए।
मतलब एक ऐसा लॉ बना दो जिससे कि इंटरनली क्या हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में उसे मैनेज किया जा सके। ठीक है भाई। दूसरा क्या करिए, कंपलसरी कर दो पॉलिटिकल पार्टीज को कि रजिस्टर आपको बनाना ही बनाना है, अपने मेंबर्स का रजिस्टर बनाना है, अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के उसको फॉलो करना है। साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए एक जज के जैसे, कि मतलब आप पार्टी के अंदर एक जज बना लो जो कि इंपार्शियल होकर के पार्टी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और साथ ही साथ ओपन इलेक्शंस करवाएगा। तो कितना इंटरेस्टिंग सजेशन है, लेकिन क्या कोई पार्टी मानेगी? बिल्कुल नहीं मानेगी। हम पार्टी से कह रहे हैं कि देखिए आप एक काम करिए, अपने ही पार्टी में एक इंसान, एक जुडिशरी का जो है सेटअप कर लीजिए, छोटा सा जज वाला सेटअप आप कर लीजिए। तो जज का काम रहेगा कि आपको ये मेक श्योर करना कि इलेक्शंस आपके ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं और पार्टी में कोई झगड़ा हो रहा है तो उसको पीसफुली सॉल्व किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनवा लीजिए, आप अपने पार्टी मेंबर का रजिस्टर बना लीजिए जिससे पता रहे कि क्या चल रहा है अंदर। ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को मैंडेटरी कर दो कि मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स आपको महिलाओं को भी देने हैं। जैसे पंचायत के चुनाव में अगर आपको याद होगा तो 1/3 सीटें जो हैं वो अभी महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है। और इसी तरीके से यह कहा जा रहा है कि इस तरीके से महिलाओं को रिजर्वेशन दे दीजिए पार्टी में, कि 1/3 जो पार्टी के टिकट है चुनाव में सिर्फ महिलाओं को ही मिलेंगे। राइट। चौथी बात, अगर आप देखोगे महिलाओं का डिसीजन मेकिंग में भी कोटा होना चाहिए। जितनी भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं पार्टी की, क्या होते हैं, अलग अलग इंटरनल संस्थाएं भी होती हैं, तो उसके अंदर भी ना यहाँ पे महिलाओं को कोटा मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब ये तो मतलब ठीक है अपने आप में बात कहना एक तरीके से कि महिलाओं को भी मौका मिले, है ना। और कैसे दिया जाना चाहिए मौका? रिजर्वेशन देकर के, ये सजेशन है। ठीक है। पांचवा सजेशन क्या है दोस्तों, कि एक स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की। स्टेट फंडिंग मतलब जो पैसा अपना सरकार या देश कमा रहा है उसी से यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को खर्चे के लिए पैसे मिलने चाहिए। क्या किया जाए कि गवर्नमेंट जो है पार्टीज को अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस खर्च करने के लिए उसको सपोर्ट करे। अभी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज एकदम अंधा पैसा उड़ाती हैं चुनाव में। ठीक है। उसे रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए और जो पार्टीज है उनको पैसा अलॉट किया जाए। ठीक है। हर पार्टी को कुछ कुछ पैसा अलॉट किया जाए सरकार की तरफ से कि इतना ही पैसा जो है आप चुनाव में खर्च कर पाएंगे। ठीक है। अब ये सपोर्ट आप किसी भी तरीके से दे सकते हो, इन काइंड दे सकते हो, मतलब आपने सामान दे दिया, पेट्रोल दे दिया, मान लीजिए पेपर दे दिया, टेलीफोन दे दिया। ठीक है। या फिर आप कैश में भी दे सकते हो। और ये कितना दिया जाना चाहिए डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स, कि लास्ट चुनाव में किस पार्टी ने कैसा परफॉर्म किया था उसके हिसाब से आप उसको फंड कर सकते हो। चाहे सामान दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, पेट्रोल दे दीजिए। ठीक है। या फिर आप मान लीजिए आप पेपर दे दीजिए उसको प्रचार करने के लिए, या फिर उसको कैश पैसा दे दीजिए। और ये डिपेंडेंट होना चाहिए किसके बेसिस पे? उनके लास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अगर आप इन सजेशंस को ध्यान से सुनो बेटा तो आपको समझ में आएगा सजेशन बहुत अच्छे दिए गए हैं, बहुत बढ़िया, कि महिलाओं का यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि महिलाएं भी जो है प्रॉपर खड़ी हो पाए चुनाव में, उनको भी डिसीजन मेकिंग में लिया जाए। साथ ही साथ इंटरनल इलेक्शंस प्रॉपर हो, एक जज टाइप का पैनल बना दिया जाए जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे, कॉन्स्टिट्यूशन हो पार्टी का जिसे वो फॉलो करे, मेंबरशिप का रजिस्टर हो। ठीक है। तो ये सब सजेशन सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको एक चीज पता होगी, जब आप किसी पे बंदिशें डालते हो ना दोस्तों, जब आप किसी को रेस्ट्रिक्ट करते हो तो वो 100 तरीके ढूंढ लेता है उस रेस्ट्रिक्शन को तोड़ने के। ये सच्चाई है। अक्सर आप देखिए जिन बच्चों को बहुत दबा के रखा जाता है ना घरों के अंदर, जिन बच्चों पे पूरे टाइम पेरेंट्स एकदम जबरदस्त कंट्रोल करके रखते हैं, आखिरकार वही बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रीडम ढूंढते हैं, कभी ना कभी एक ना एक तरीका निकालते हैं भाई कुछ क्रेजी करने का। ये फैक्ट है। और जिन बच्चों को थोड़ा खुला छोड़ दिया जाता है बच्चे बोर हो जाते हैं, कहते हैं अरे ठीक है यार पेरेंट्स कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या ही करूंगा क्रेजी करके। ये फैक्ट है दोस्तों। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो अगर पार्टीज पे ये सजेशंस को थोप दिया जाए, इन सजेशंस को मान लो लॉ बना दिया जाए, तो आपको नहीं लगता कि पार्टीज जो है इसका आउटकम भी निकाल लेंगी, इसका तोड़ भी निकाल लेंगी? पॉलिटिकल पार्टीज हैं, शातिर हैं दोस्तों, तभी तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो। तुम 2 लॉ लेकर के आओगे, तीसरा लॉ का तोड़ निकाल लेंगी। ठीक है। दैट इज वाई दीज सजेशंस को अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है। हो सकता है अगर इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता, इफ दे वर एक्सेप्टेड, इसको सिंपल लिख लो, इफ दे वर एक्सेप्टेड, अगर ये एक्सेप्ट कर लिए जा सकते तो हो सकता था कुछ इंप्रूवमेंट हो जाता। बट हमें एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि लीगल आंसर्स पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा विल नॉट बी द राइट थिंग। ठीक है। बिकॉज अगर आप देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज ना काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब फाइंड अदर वेज, फाइंड अदर वेज टू चीट द लॉस, टू चीट लॉस। ठीक है। यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत सिंपल है, अगर आप कानून बना के इन्हें कंट्रोल करना चाहोगे, रेस्ट्रिक्ट करना चाहोगे बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 100 रास्ते ढूंढ लेंगी यहां पे चीट करने के लॉ के। सो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज लॉ को चीट करने के 100 रास्ते ढूंढ लेंगी। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे ऐसा लॉ पास ही नहीं करेंगी जो उनके फेवर में ना हो। ठीक है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है।
अब आप ध्यान से देखो इस चीज को कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये सजेशंस हम थोपने की ट्राई कर रहे हैं, बट हमें समझना पड़ेगा कि लीगल सोल्यूशन इज नॉट द आंसर, ठीक है। बिकॉज आज आप एक कानून बनाओगे, पॉलिटिकल पार्टी जो हमेशा उसका रास्ता ढूंढ लेगी उसको कैसे चीट किया जाए। इसके अलावा जो कानून इनके फेवर में नहीं है वो ये कभी बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। बिकॉज ये सब सजेशंस कानून तभी बनेंगे ना जब पार्लियामेंट एग्री करेगा, और पार्लियामेंट में चाहे ऑपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, कोई भी इन सजेशंस को बिल्कुल एग्री नहीं करेगा, बिकॉज सबकी बैंड बजाएंगे भाई फिर ये, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट अदर वेज टू रिफॉर्म। अब यही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, बच्चा पता है कहां कंफ्यूज होता है, बच्चा चैलेंजेस तक बहुत क्लियर रहता है, फिर चैलेंजेस के बाद जब रिफॉर्म वाला टॉपिक चालू होता है बच्चा कंफ्यूज, बिकॉज 3 तरीके दिए हुए हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है, नंबर 1 रिफॉर्म्स टेकन, ऑलरेडी रिफॉर्म्स जो हमने कर लिए हैं, ठीक है। दूसरे हैं सजेशंस जो किए जा सकते हैं। तीसरे हैं दोस्तों अदर वेज टू रिफॉर्म, और कौन सा तरीका है जिससे आप यहां चुनाव में या पार्टीज में बदलाव ला सकते हो। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका क्या आता है, ये वाला आता है दोस्तों यहां पे 2 से 3 नंबर का, क्योंकि सीबीएसई को पता है कि तुम क्या करोगे, तुम इसको गलत करोगे, तुम सजेशन लिख करके आ जाओगे। तो दोस्तों सजेशन नहीं लिखने, याद करिएगा, सजेशन नहीं लिखने। अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब सम सजेशंस दैट हैव बीन गिवन, अगर ऐसा सवाल आ जाता है कि डिस्क्राइब करिए कुछ सजेशंस जो दिए गए हैं टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, तो आप सजेशन लिखोगे। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सम स्टेप्स टेकन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, तो आप वो पुराने स्टेप्स लिखोगे। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द अदर वेज टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, तो आप ये वाला आंसर लिखोगे, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन सीबीएसई आपको यही देता है, उसको पता है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, दैट इज वाई। तो दिमाग में याद रखिएगा, पहला हमने कुछ स्टेप्स लिए, दूसरे हमने कुछ सुझाव दिए, तीसरे कुछ और तरीके हैं जिससे हम यहां पे बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। तो 2 अदर तरीके हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है दोस्तों। एक पहला है कि लोग यहां पे प्रेशर डालें पॉलिटिकल पार्टीज पे, लोग दबाव डालें। तो इसको कैसे कर सकते हो आप, पेटिशंस के रास्ते। पेटिशन क्या होती है, लीगल रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। कि आप जो है ना, आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन डाला, उस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साइन ले लिए, उससे क्या पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लीगल रिक्वेस्ट या पिटीशन। पब्लिसिटी और एजिटेशन, प्रोटेस्ट कर लिया आपने, मान लीजिए कोई गलत लॉ पास हुआ है, कुछ चेंज आपको करवाने हैं, तो आप उसके अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आम आदमी, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, आपके मूवमेंट ग्रुप्स हो गए, मीडिया हो गई दोस्तों, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं बेटा। लेकिन आजकल प्रोटेस्ट के स्वागत जो है डंडे से किया जाता है भाई, ये तुमने देखा होगा एसएससी वाले प्रोटेस्ट के अंदर जो एग्जाम के लिए किया गया था, ठीक है, बहुत डंडे चलाए थे भाई पुलिस ने। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कि आपको कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कितना जो है मतलब आप एक तरीके से आप कर पा रहे हो, अपने बाप को प्रोटेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर हाइपोथेटिकल बातें बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, प्रैक्टिकल जो है आज तक एनसीईआरटी अपडेट कर ही नहीं पाया। इसकी अलग दुनिया है, सीबीएसई एनसीईआरटी की अलग दुनिया है जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। तो ग्राउंड रियलिटी भाई इन लोगों को कोई आइडिया नहीं, ये अपनी किताबें ही नहीं बदल पा रहे हैं। मैंने सेम पॉइंटर्स पढ़े थे साल 2010 के अंदर, कैन यू इमेजिन, आज 2025 है, ठीक है। सेम चैलेंजेस, सेम पॉइंटर्स पढ़े थे मैंने, बस मेरे में चैप्टर्स थोड़े ज्यादा थे, डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी था, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी के था एक चैप्टर, ठीक है, जो कि तुम्हारे से हट गया है। तो 2010 से लेकर के 2025 आ चुका है, बट द पॉइंटर्स आर रिमेनिंग द सेम। सोच रहे हो तुम, मुझे नॉस्टैल्जिया हो जाता है, तो मैं पढ़ा के कई बार कि यार 2010 में पढ़े थे इस चैप्टर को, तो और ये सेम पॉइंटर्स थे, सेम पॉइंटर पढ़ के गए थे बोर्ड्स के अंदर, कुछ नहीं बदला आज तक, ठीक है। तो दिस इज मतलब क्या कर सकते हैं फिलहाल। तो हमने क्या देखा कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज पे दबाव बनाना चाहते हो, प्रेशर डालना चाहते हो, तो उसके लिए आप प्रेशर ग्रुप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वही संगठन जो आपके फार्मर्स, बिजनेसमैन, ये सारे लोग बनाते हैं ना, मूवमेंट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स, या मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बात अलग है, मीडिया पूछती कि कैसा था खरबूजा, मीठा या खट्टा। तो अगर मीडिया ढंग की हो यार, तो आप जरूर मीडिया का इस्तेमाल करके सरकार पे दबाव बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब पॉलिटिकल पार्टीज को अगर ये लगा, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं चुनाव के अंदर पब्लिक सपोर्ट से, तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगा कि लोगों का सपोर्ट लूज हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है दोस्तों, कुछ बदलाव तो जरूर वो करेंगे, सारे तो नहीं करेंगे बट कुछ बदलाव करेंगे। तो पहला तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने का कि सरकार पे दबाव बनाइए, बाहर से रिक्वेस्ट डाल के, आंदोलन करके, पीसफुल प्रोटेस्ट करके, मीडिया का मदद लीजिए, प्रेशर ग्रुप का मदद लीजिए। पार्टी को लगेगा कि चुनाव हार सकते हैं तो डेफिनेट सी बात है बदलाव करेगी। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज तब इंप्रूव कर सकती हैं कि जो लोग यहां पे बदलाव लाना चाहते हैं दोस्तों, वो यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करें। क्या मजेदार हाइपोथेटिकल बात की है, मतलब समझ रहे हो तुम, ये कह रही है एनसीईआरटी, कह रही है कि अगर ईमानदार लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लें तो पॉलिटिकल पार्टीज बदल जाएंगी। बेटा पॉलिटिकल पार्टी नहीं बदलेगी, ईमानदार आदमी बदल जाएगा। ये सच्चाई है जीवन की थ्रू आउट द वर्ल्ड, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एनसीईआरटी अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा है, ये कह रहा है कि भैया
जो लोग पॉलिटिक्स में रियल बदलाव लाना चाहते हैं उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज दोस्तों सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी कितनी बढ़िया होगी ये डिपेंड करता है लोगों के पार्टिसिपेशन पे। अगर ईमानदार लोग, बढ़िया लोग जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर है, वो पार्टियों को ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेट सी बात है पार्टी में बदलाव आएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम घर बैठे सिर्फ गालियां दें तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ना पार्टी या पॉलिटिक्स को नहीं बदल सकते। तो डेफिनेट सी बात है बैड पॉलिटिक्स तभी सॉल्व की जा सकती है जब ज्यादा बेहतर पॉलिटिक्स हो, और बेहतर पॉलिटिक्स करने के लिए आपको बेहतर लोग चाहिए होंगे। ठीक है, बट अगेन बच्चों, जब आप किसी स्टैब्लिश्ड कंट्री में पॉलिटिक्स में उतरते हो तो एकदम से आप पॉलिटिक्स नहीं बदल सकते। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, बहुत बड़ा फैक्ट है। जो नेता ईमानदारी के साथ आता है ना, जो नेता कुछ बदलाव लाने के साथ आता है, उसको भी चैलेंज फेस करना पड़ता है। बिकॉज आप एक ऐसे एरिना में उतरे हुए हो जहां पे आपके जैसा एक होगा और आपके ऑपोजिट 100 लोग। ठीक है, तो आप 100 लोगों जाके नहीं भिड़ सकते। भिड़ोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम मार दिए जाओगे। यही होता है पॉलिटिक्स में, क्या राजनीति में क्या, आप देखो दुश्मनी बहुत होती है। आप कुछ बढ़िया करने जा रहे हो, कोई बड़े नेता के सामने खड़े हो गए, पता चला अगले दिन मार दिए गए। तो हर एक इंसान को जान प्यारी है दोस्त। एनसीईआरटी वालों का अलग वो है, सैलरी आ रही, कुछ भी छाप दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलतेगा, सब चलेगा, है ना, लोग पढ़ के बेवकूफ बन जाएंगे। तो अगर रियलिटी देखो, इट्स वेरी डिफरेंट। अगर मैं कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहूं, उसको बदलना चाहूं कि यार बदल दिया जाए, क्या होगा, नहीं होगा बच्चे। सिंपल सी बात है, या तो मैं बदल जाऊंगा, मैं भी करप्ट हो जाऊंगा, मैं भी जो है वैसे ही काम करने लगूंगा, या मैं अपोज कर दूंगा तो भाई दुनिया से जो है कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया भर में चीज है, या अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे तो आपको परेशान कर लिया जाएगा। तो यहां पे एनसीईआरटी कहती है कि जिन लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स इंप्रूव होनी चाहिए, जो ईमानदार लोग हैं, उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना चाहिए। पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी तभी बेहतर होती है जब ऐसे लोग यहां पे ज्वाइन करते हैं। घर में बैठ के क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा। बैड पॉलिटिक्स कैन ओनली बी सॉल्व बाय द गुड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो अच्छे नेता, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में उतरेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दी हमारी सीबीएसई से। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां पे आ जाते हैं हमारे आखिरी सवाल पे, लास्ट क्वेश्चन पे बेटा। ठीक है, तो आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसके लिए मैं 4 टॉफी रखूंगा, मुझे चाहिए कितने लोग पढ़ रहे थे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड जस्ट टेल द आंसर। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टियों को जरूरी है कि ये लोग क्या करें, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करें और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इन स्टेप्स की वजह से क्या हुआ है, इंटरनल डेमोक्रेसी इंक्रीज हो ही गई है, डेफिनेटली इंक्रीज हो गई है। क्या ये बात सही है, आपको लगता है? तो दिमाग में ध्यान रख करके क्वेश्चन को आंसर करो। 30 सेकंड का समय है एंड चैप्टर हो गया आपका समाप्त बेटा। ठीक है, तो चैप्टर हो जाता है समाप्त एंड हियर वी गो। क्या बात है, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है। एसी बहुत तेज चल रहा भाई, बहुत तेज चल रहा भैया एसी। तेरे आगे ओ जानम, टिंग डिंग डिंग डिंग। या तो आबाद कर दो। ओके, करेक्ट आंसर क्या है बेटा? देख, पहला स्टेटमेंट तो राइट है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम यहाँ पे। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे ठीक है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे आपका फॉल्स है। ठीक है, तो आंसर इज वेरी सिंपल कि पहला वाला तो करेक्ट है। देख, लेकिन दूसरे वाले की बात करें बेटा, दूसरे वाले में कोई श्योरिटी नहीं है कि इससे इंटरनल डेमोक्रेसी इंक्रीज हो रही है। देयर इज नो श्योरिटी गाइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, पहला करेक्ट है, दूसरा फॉल्स है। चौथा मैंने दिया ही नहीं भाई, चौथा अपने मन से बच्चों ने लगा दिया। तो लगभग 60% बच्चों ने बिल्कुल सही कहा है, कुछ बच्चन कह रहे हैं कि सर दोनों गलत। सही है, दोनों सही नहीं है बेटा। इसमें लिखा हुआ डेफिनेटली, तो ये अपने आप में टर्म गलत हो गया ना। डेफिनेटली का मतलब होता है कि 100% हो ही रहा है, बट इसका कोई गारंटी नहीं है ना। हमने देखा कि कोई गारंटी नहीं है इस चीज का कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं 100%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मस्त क्वेश्चन था ना, देखा, डी तो हो ही नहीं सकता था यार, डी का जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो डी क्यों मार्क किया? अच्छा, भोजपुरी स्टार भाई ऋषभ, अनुष्का, रुद्रा, स्वाधीन, अनुभव, अभिनव, आईएनसी के नाम से कोई बच्चा, सादगी और पंकज हमारे साथ। ठीक है भैया, पंकज भैया वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा आप एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं जल्दी से। जफर भाई क्या बात है, एक चीज तुम्हें और बतानी थी तो मैंने सोचा एनसीईआरटी खोल करके ही तुम्हें दिखा देता हूं। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, ये अपना चैप्टर है। ठीक है, ये अपना चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज डाउनलोड कर लेंगे एक बार। अच्छा,
हाँ डाउनलोड्स में सेव कर लेते हैं, ठीक है, चलिए डाउनलोड्स में सेव कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो पॉलिटिकल पार्टी डाउनलोड हो चुका है, चलिए इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है। तो बेटा अगर आप इस पार्टी को देख पा रहे हो, अरे यार वाई दिस कोलावरी 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 डी, ठीक है चलो। तो इस चैप्टर को अगर आप देख पा रहे हो, हाँ ये हुआ ना बड़ा, वही बात बढ़िया वाली, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर को आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये हमने पूरा चैप्टर अपना कर लिया खत्म, ठीक है। अच्छा अब ना यहाँ पे कि ये आता है तुम्हारा पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। ये एक बड़ा प्यारा सा, बहुत बढ़िया सा, जबरदस्त आप मान लीजिए हमारा एक छोटा सा केस स्टडी है, ठीक है। तो इस केस स्टडी को जो है थोड़ा सा बढ़िया सा पढ़ लेते हैं, डार्कनेस कम करके, ठीक है। चलिए तो भाई लोग एक छोटा सा प्यारा सा केस स्टडी है, तुमको आई गेस दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। पेन यूज कर सकते हैं क्या? अच्छा हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है बढ़िया, कलर वोलर, चलो ओके वेरी नाइस, ठीक है बहुत बढ़िया। तो बेटा ये तुमको एक केस, अरे यार ठीक है, अगर अपने को यहाँ पे एक केस ये दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, ठीक है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो बच्चों यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात आती है। ये केस स्टडी कहता है कि कई बार कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे क्राइसिस फेस कर रहे हैं। क्राइसिस क्या मतलब? एक शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, बिकॉज यहां पे बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं वो, और जो सिटीजन है बेटा यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को भाव नहीं दे रहे। अब हमारे पास एक डेटा यहां पे दिया जाएगा और ये भी कहा जाएगा कि देखिए इंडिया के केस में बात आधी अधूरी सत्य है, ठीक है। अगर वर्ल्ड को कंपेयर करें भारत से, तो भारत में आज भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पे क्या किया गया, बहुत सारे सर्वेस किए गए और इन सर्वेस के आधार पर अगर आप देखोगे तो एक डेटा कंपाइल किया गया, ठीक है। तो क्या था सर्वे नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टीज अभी ज्यादा ट्रस्ट एंजॉय नहीं करती साउथ एशिया के अंदर। जो लोग ये कहते हैं कि उनका ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, ये उनसे ज्यादा है जो ये कहते हैं कि उनका ट्रस्ट मेंटेन है। कहने का मतलब सिंपल है कि एक सर्वे करवाया गया, उसमें पाया गया कि साउथ एशिया में जितने देश हैं उनके पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के लोगों में ट्रस्ट बहुत कम हो गया है। लोग ज्यादातर कह रहे हैं कि भैया हमारे को ट्रस्ट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज पे, राइट। दूसरी बात अगर आप देखोगे बाकी डेमोक्रेसीज के लिए भी काफी ज्यादा सत्य बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज को दुनिया में सबसे कम माना, मतलब ट्रस्ट किया जाने वाला इंस्टीट्यूशंस माना जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि डेटा क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कम ट्रस्ट वाला इंस्टीट्यूशन माना जा रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इसके अलावा भी जो पार्टिसिपेशन है, इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा हाई दिखा है हमें। जिन लोगों का, ऐसे लोगों का परसेंटेज जो ये कहते हैं कि मैं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, वो इंडिया में बहुत हाई था कंपेयर टू द कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान, स्पेन एंड साउथ कोरिया। तो हमने क्या देखा, हम भारत और बाकी देशों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें एक डेटा मिला। वो डेटा कहता है कि देखिए मोस्टली लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज पर भरोसा नहीं करते और हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो लीस्ट ट्रस्टेड लोग हैं। लेकिन अगर हम भारत में इस चीज को कंपेयर करें तो भारत वाले कह रहे हैं कि नहीं भैया हमें तो पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा कनेक्शन है। तो इंडिया में ऐसे लोगों का परसेंटेज बाकी एडवांस देशों से कई ज्यादा आगे है, जो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हमको बड़ी पसंद है, कि हम किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, ठीक है। पिछले 30 सालों में जो लोग ये कहते हैं कि भैया हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं इंडिया के अंदर, उनकी संख्या बढ़ गई है, काफी इंक्रीज हो गई है। इनफैक्ट ये भी एक डेटा निकाला गया कि जो लोग ये मानते हैं कि उनका जो कनेक्शन है पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज्यादा क्लोज है, ऐसे लोगों की संख्या भी इंडिया में बढ़ी है। तो ये एक बात को साबित करता है कि दोस्तों जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को देश भर में, दुनिया भर में लोग इतना पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना, लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, वही इंडियन जनता जो है उस पॉलिटिकल पार्टी से बहुत क्लोज फील करती है अपने आप को, वो उसका मेंबर बनना चाहती है, अपने आप को उससे रिलेट करके देखती है, ठीक है। तो ये है पॉपुलर पार्टिसिपेशन का डेटा, राइट। तो अगर आप देख पा रहे हो कि इंडिया में मतलब लोग काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं जो अपने आप को कहते हैं कि यार क्लोज टू अ पॉलिटिकल पार्टी। फिर अगर हम बात करें पार्टी मेंबरशिप, साउथ एशिया के अंदर जो है ना बाकी से हमारी काफी ज्यादा है अगर आप देखोगे, ठीक है। एंड इसी वजह से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है दोस्तों कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज आर डूइंग गुड, राइट। तो ये एक प्रॉपर डेटा है। अब आपसे इससे 2-3 क्वेश्चंस आपसे बनाए जा सकते हैं। पहला आपसे पूछेगा कि इन रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया हाउ इंडिया रिस्पॉन्ड्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ग्राफिकल केस स्टडी आ गया ऐसा, तो आपसे कहा, वैसे आया नहीं है बट इनकेस अगर आ गया तो आपको ये लिखना है कि देखिए इंडिया में बाकी देशों के मुकाबले जो सपोर्ट है पॉलिटिकल पार्टीज का वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। आप फिर दूसरा पॉइंट लिखना कि ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है या फिर पॉलिटिकल पार्टी से नजदीक हैं, इन लोगों की संख्या भारत के अंदर काफी बढ़ गई है। तो बस ये 2-3 पॉइंटर्स आपको इससे याद रखने हैं, दैट्स ऑल गाइस, और कुछ नहीं आता भाई इससे, ठीक है। चलिए इसके अलावा भाई ये आपका नॉर्मल सा कार्टून है, डज द कार्टून रिफ्लेक्ट, ओके इससे क्वेश्चन बच्चे आपका नहीं बना अभी तक फिलहाल, ठीक है। एंड
इसके अलावा ये सब हम पढ़ ही चुके हैं बच्चे, आम आदमी पार्टी वगैरह, दिस एंड दैट, है ना, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। अलावा मैप भी अपन पढ़ चुके हैं। आज चैलेंजेस हमने पढ़े थे यहाँ पे, ठीक है, तो चैलेंजेस अपन ने पढ़ लिए थे, ठीक है। अच्छा, अब इससे ना एक ये क्वेश्चन आया था आपका कई बार, हाँ ये वाला पिक्चर, तो ये वाला पिक्चर ध्यान से देखना है। इस पिक्चर पे क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये आपको दिखाता है कि वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था इटली का पुराना, ठीक है, ये वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन भी था, और ये एक इटालियन फोर्जा इटालिया नाम का एक कंपनी था, उसका लीडर भी था, ठीक है। इसकी कंपनी के पास ना टीवी चैनल्स हैं बहुत सारे, इनफैक्ट अगर आप देखोगे एसी मिलान बहुत फेमस क्लब है, वो भी ये ओन करता है। तो ये कार्टून जो है ना लास्ट के कुछ इलेक्शंस में बनाया गया था। अब आप यहां पे एक तरीके से जो है ना कौन सा चैलेंज यहां पे देख पा रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, पैसे वाला आदमी है, मीडिया कंट्रोल कर रहा है, दैट इज अ चैलेंज ऑफ मनी एंड मसल पावर, ठीक है। तो यहाँ पे मनी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको ये कार्टून देख करके पूछ सकता है कि बताइए कौन सा चैलेंज जो है यहां पे दिखाई दे रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, नचा रहा है एक तरीके से, दैट मीन्स इट्स अ रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पे आंसर करना पड़ेगा भाई, ठीक है, मतलब इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, हालांकि, है ना। ओके, डन। चलिए, डिफेक्शन वगैरह हम लोगों ने यहां पे कर लिया, पूरा एनसीईआरटी अपन ने देख लिया भाई अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है। चलिए, ओके। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलते हैं रीजनल पार्टी से, कि कांग्रेस क्या है, देखिए कांग्रेस एक ऑब्वियस सी बात है यूपीए से रिलेटेड है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए से रिलेटेड है, ठीक है। सीपीआईएम क्या है दोस्तों, एक प्रॉपर, जैसे तेलुगु देशम एक स्टेट पार्टी है, सीपीआईएम आपकी क्या है, लेफ्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए यार कि फाउंडर कौन थे बहुजन समाज के, तो आप बताएंगे सर जी ये थे माननीय काशीराम जी, ठीक है। फिर स्टेट द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इस ये क्वेश्चन आ सकता है। चैलेंजेस पे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है दोस्तों, ठीक है। कुछ रिफॉर्म्स यहां पे बता सकते हैं पार्टीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, आप पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है इस पे कई बार क्वेश्चन आपको पूछ जाता है, ठीक है। फिर कई बार अगर आप देखोगे क्वेश्चन करता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कई बार, है ना, पॉलिटिकल पार्टी के, तो आप कंपोनेंट्स यहां पे डिफाइन कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा करके ना बोर्ड में भी दे सकता है। जैसे गाइडिंग फिलॉसफी क्या है भारतीय जनता पार्टी, इस पे एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ गए। फिर ये वाले जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग, को इस टाइप से भी केस स्टडी आपको देखने को मिल सकती है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पार्टीज, राइट, बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सो दैट इज वाई जब भी आप अपना सेल्फ स्टडी करते हो ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी है कि इन क्वेश्चंस को भी साथ साथ किया करिए। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ दूंगा उसमें ऑब्वियसली बात है क्वेश्चंस होंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, बट हमेशा मैं आपको यही कहता हूं कि बेटा इन क्वेश्चंस को भी यहां पे किया करिए। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर प्रॉपर्ली, हर एक पॉइंटर से अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ बच्चों यहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जो एनसैट के बारे में पूछ रहे थे कि पीडब्ल्यू एनसैट क्या चीज है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को शायद जानकारी नहीं है एनसैट के रिगार्डिंग, और बहुत सारे बच्चे यहां पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं बेटा एनसैट में। तो पीडब्ल्यू एनसैट एक टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट हम लोग करवाते हैं, तो इसमें आप अच्छा स्कॉलरशिप लेकर के आ सकते हो। तो कई बार आप ऑलमोस्ट लाइक मतलब बिल्कुल क्लोज टू नथिंग पे करते हो, है ना। तो इसका ऑनलाइन एग्जाम बेटा डेली हो रहा है, पहले से लेकर के 15 अक्टूबर तक आपके ऐप में आपको डिटेल मिल जाएंगी। तो अभी भी समय बचा हुआ है, आप जाके ऑनलाइन अपेयर कर सकते हैं, या फिर अगर ऑफलाइन पेपर देना है तुमको तो हमारे जो विद्यापीठ सेंटर्स है ना उस पे भी ऑफलाइन पेपर हो रहा है 4, 5, 11, 12 अक्टूबर। तो तुम्हारे नियरेस्ट में कोई विद्यापीठ है, तुम वहां जाकर भी इसकी जानकारी ले सकते हो, वहां पे पेपर में बैठ सकते हो, ठीक है। तो ऑफलाइन एग्जाम भाई खत्म हो जाएगा 12 अक्टूबर तक, लास्ट डेट आप मान लीजिए, मतलब कल ही है ऑफलाइन एग्जाम लास्ट अपना, ठीक है। और ये जो है अपना बेटा ये अपना ऑनलाइन चलेगा लगभग 15 अक्टूबर तक, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है विद्यापीठ और पाठशाला वाले सेंटर्स पे। हमारे एआईआर आ जाता है, तो एआईआर आने से आपको पता चल पाता है कि आप कितने बच्चों के साथ कंपीट कर रहे हो और कहां पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। मैं एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में था, हमारी ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, काफी साल पहले की बात है। तो वहां पे ना हम ऐसा एक पेपर करवाते थे, और ऑनेस्टली गाइस उस पेपर से ना बहुत बच्चों को मैंने बेनिफिट होते हुए देखा है, ठीक है। तो पेपर वो आज भी होता है, बट अब चेंज हो गया, एंड दैट वाज अ वेरी गुड पेपर। तो बच्चे को ना अपना एआईआर पता चल जाता था, कहां वो स्टैंड कर रहा है, कितना मेहनत करने की जरूरत है। कई बार आप देखोगे कोर्सेज लेने आगे तो स्कॉलरशिप मिल जाती थी बच्चों को। बहुत सारे बच्चे होते हैं यार नहीं अफोर्ड कर सकते, बट टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है। तो टैलेंटेड बच्चे हो तो ऑब्वियस सी बात है स्कॉलरशिप एग्जाम्स दिया करो यार। मेरे टाइम पे मौका नहीं था, मेरे पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होता जो मौका दे रहा होता मैं जरूर कर देता, ठीक है। तो यू कैन गो एंड एनरोल दिस एग्जाम्स। कोई नियरेस्ट सेंटर है तो आप वहां चले जाइए, नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस, ठीक है। बाय एवरीवन बच्चों, बाय। आप ऑनलाइन भी बेटा अपने ऐप पे जाइएगा, वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सारा, ठीक है बेटा। चलिए
अब आपका होमवर्क मैं आपको दे दूं फटाफट से, होमवर्क आपको दे दूं, यहाँ पे होमवर्क आपको दे दूं। चलिए, तो ये तो अपने को बता ही दिया था मैंने आपको, सैंपल पेपर्स आ रखे हैं, ठीक है। तो आज का होमवर्क बेटा आपको मैं दे देता हूं थोड़ा सा, लेट्स गिव यू द होमवर्क, ठीक है। बिकॉज बिना होमवर्क के तो जीवन सूना सूना लगेगा, जग सूना सूना लगे। तो आपके लिए होमवर्क आज बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 1, 3 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 2, ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। 3 नंबर का बच्चे यहां पे आपके लिए क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं यहां पे। पहला, कुछ स्टेप्स आपको सजेस्ट करने हैं जो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं टू ब्रिंग द रिफॉर्म्स, पहला वाला पॉइंट, पहला वाला टॉपिक, ठीक है। दूसरा आपको बताना है चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है, दैट इज फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो दोस्तों 3 नंबर के सवाल हैं, दोनों सवाल हैं आपके बराबर से। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, मोस्टली मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। दिवाली से पहले खत्म कर दूंगा तुम्हारा, ठीक है। मिनरल्स वाला टॉपिक खत्म कर दूंगा दिवाली से पहले, ठीक है। तुम्हारा आराम से चिल होकर के दिवाली में जाना, राइट। चलिए, तो भाई हिस्ट्री में एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का वन शॉट डलवा दिया था मैंने, ग्लोबल वर्ल्ड का डिलीटेड पार्ट बटा हुआ तो वो अब डलवा दूंगा, प्रिंट कल्चर खत्म, तो टेक्निकली हिस्ट्री आपकी खत्म है, ठीक है। इसमें सिविक्स में भी इसके बाद आपका एक ही चैप्टर बचा है, आउटकम्स वाला, सिविक्स डन हो जाएगी अपनी। ज्योग्राफी में 2 चैप्टर बचे हैं टेक्निकली आपके, है ना, मिनरल्स एनर्जी और हमारा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। लाइफलाइंस वाले में सिर्फ मैप वर्क आ रहा है, तो मैप वर्क का एक अलग से क्लास लेता हूं मैं हमेशा से, ठीक है। तो उसके डिलीटेड पार्ट, हालांकि उसका रिकॉर्डेड वर्जन डलवाऊंगा आपको, लाइफलाइंस वाला रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको डलवा दूंगा वो, ठीक है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी आपका टेक्निकली एक ही टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो बहुत कम ही सिलेबस बचा है, होपफुली दिवाली के बाद तक, मान लो तुम अक्टूबर एंड तक के नवंबर फर्स्ट वीक तक हम शायद खत्म कर लेंगे सिलेबस को, ठीक है। तो मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि आपके लिए खत्म कर दिया जाए तब तक, सो विल हैव अच्छा खासा टाइम होगा रिवीजन वगैरह के लिए अपने, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म दोस्तों, एंड मंडे मोस्ट प्रॉब्ली हम स्टार्ट करेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मेरे को दीजिए विदा, विदा बच्चों, है ना, मेरे को दीजिए विदा, मिलता हूं आपसे, अच्छा चलता हूं, ठीक है। अच्छा चलता हूं, मंडे को याद रखना, उड़ान की क्लास है शाम को 7 बजे, ठीक है। फटाफट से आ जाना याद से, ठीक है। तो मंडे मिलते हैं शाम को 7 बजे दोस्तों, एक नए चैप्टर के साथ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है आपके। और साथ ही साथ अपना हिंदी वाले नोट्स मेरे को याद है प्रिंट कल्चर के दिए हुए हैं टाइप होने के लिए भैया, ठीक है। तो जैसे ही टाइप होकर के आते हैं वो भी, और इसके भी आपको डलवा दूंगा, ठीक है, डन। चलिए, तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि आप सभी को। मैं जा रहा हूं फिलहाल, मेरे लैंडलॉर्ड को किराया देने, रेंट देने, बहुत परेशान हो रखा है वो, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे मंडे को शाम को 7 बजे, ठीक है। उसी के साथ हम लोग मिलेंगे, मस्ती करेंगे, बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चावाड़ी, लव यू एंड टेक केयर, बाय। सुना दिया। अच्छा चलता हूं, मंडे को याद रखना, शाम 7 बजे क्लास में जरूर से आना, ठीक है। जो नहीं आए तुम तो पड़ेगी तुम्हें पिटाई जोर से घर में तुम्हारे, ठीक है। पढ़ ले बेचारे, पढ़ ले भैया हमारे, ठीक है। चलो बाय गाइस।